हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। मैं स्नेहा और आप देख रहे हैं सिलेक्शन फैक्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे इस क्लास के अंदर, आज हम क्या क्या करेंगे, हम करेंगे बजट करेंगे, ठीक है, उसकी थ्योरी करेंगे, बजट की थ्योरी करेंगे, उसके कुछ एमसीक्यू करेंगे और क्या करेंगे, झील करेंगे और क्या करेंगे, हरियाणा के गुरुद्वारे करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। इस क्लास को बहुत अच्छे से देख लेना, 2 की स्पीड पर करके देख लेना, डेटा को साथ साथ याद कर लेना। कल तुम्हारा एग्जाम है, आज तुम ये क्लास देख रहे हो और इस क्लास को इस तरीके से देखना कि आपको सब कुछ आता है, आपने रिवीजन करना है, कुछ पॉइंट्स आपके छूटे हुए तो अभी आप इस क्लास में साथ साथ कर लेंगे। बिना किसी देरी के हम क्या करेंगे, सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा बजट। फिर बजट की थ्योरी में करने के बाद हम क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे और फिर कुछ करेंगे झील, और कुछ झील नहीं, हरियाणा की सारी झील करेंगे और फिर करेंगे हम गुरुद्वारे। ठीक है, तो आपको ये तो पता होगा कि बजट होता क्या है। किसी भी राज्य सरकार का बजट यानी कि एक साल का वित्तीय विवरण होता है। उसके अंदर उस साल के अंदर उस सरकार ने उसके पास कितना पैसा आ रहा है और वो कितना पैसा कहाँ खर्च कर रही है, उसके बारे में एक जनरल डिस्कशन होती है विधानसभा के अंदर। बजट को पेश कौन करता है, कोई भी राज्य का वित्त मंत्री करता है। हमारे वित्त मंत्री जी कौन है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वही हमारे क्या है, वित्त मंत्री जी। और उनका ये क्या है, पहला बजट है। तो उन्होंने अपना पहला बजट, पहला क्वेश्चन का क्या बनता है, क्या उनका जो हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है उनका पहला बजट कब पेश हुआ, 17 मार्च। कब पेश हुआ, 17 मार्च 2025 को। यानी कि मुख्यमंत्री जी जो नायब सिंह सैनी है वो उनका एज ए वित्त मंत्री के रूप में ये क्या है, पहला बजट। ठीक है, तो इस बजट की थ्योरी को फटाफट साथ साथ देखना। देखो बजट कौन सा हमारा 2025-26 का, किसने पेश किया, मुख्यमंत्री, इसको ब्लैक पेन ले लेते हैं, किसने किया, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये क्या था, पहला बजट था। ठीक है, उन्होंने किस फॉर्म में किया था, क्योंकि वो क्या है, वित्त मंत्री है, तो उनका वित्त मंत्री के फॉर्म में ये पहला बजट था। उसके साथ ही उनका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास एक मूल मंत्र था। आपसे पूछा जाए कि बजट में मूल मंत्र क्या था, तो बजट का मूल मंत्र क्या था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यानी कि हम सबका साथ मिलकर सबके विकास होगा, सबका विश्वास होगा और सबके ही क्या होंगे, प्रयास होंगे। ठीक है, बजट से पहले उन्होंने कितनी बैठकें ली, उन्होंने 11 बैठकें ली और 11 बैठकों में उनके पास कुछ सुझाव आए थे। और सुझाव कितने आए थे, 1592 सुझाव आए थे। कुछ ऑनलाइन माध्यम से भी उनके पास सुझाव आए थे और वो सुझाव कितने थे, 8963, यानी कि 8963 टोटल करेंगे। तो आप ये भी पूछा जा सकता है कि ऑलमोस्ट ये किसके अराउंड हो रहे हैं। देखो 8, 3, 2, 5, 9, 6, 15, 9, 5, 14, 1, 15, 8, 9, 1, 10, यानी कि लगभग उनके पास कितने सुझाव आए थे। ये कुछ ऑनलाइन के माध्यम से आए थे और कुछ कैसे आए थे, बैठकों के माध्यम से आए थे। पहली बार ऐसा हुआ था कि बजट पेश करने से पहले लोगों से सुझाव पूछे गए थे, तो 11 बैठकें उन्होंने ली थी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कितने आया था, 8, 9, 6। ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी सिलेक्शन पीडीएफ में। ठीक है, हरियाणा का भविष्य सक्षम बनाने के लिए, यानी कि इस बजट में 6 मेन बातें थी। सबसे पहले उन 6 मेन बातों को आपको पता होना चाहिए। पहली बात क्या थी कि क्या बनेगा, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर। यानी कि फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कि हरियाणा के बजट में पहली बार क्या बताया गया, एक नए डिपार्टमेंट को बनाने की बात की गई और वो डिपार्टमेंट क्या था, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर। ये फर्स्ट पॉइंट था। दूसरा क्या था कि हरियाणा के अंदर क्या लेकर आया जाएगा, एआई मिशन लेकर आया जाएगा और उसके हिसाब से क्या किया जाएगा, हब स्थापित किए जाएंगे। और कहां पर, ये पूछा जाएगा कि हरियाणा में एआई के माध्यम से कहां पर हब स्थापित किए जाएंगे, तो वो कहां पर किए जाएंगे, एक गुड़गांव में, एक पंचकुला में। ये दूसरा पॉइंट आपका, ये कौन सा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है। थर्ड, नशे की मांग व आपूर्ति को जड़ से खत्म करने के लिए एक अभियान स्टार्ट किया जाएगा और उस अभियान का नाम क्या है, संकल्प। आपसे पूछा जाएगा नशे को खत्म करने के लिए कौन सा अभियान स्टार्ट किया जाएगा, संकल्प। 3 पॉइंट आपके सामने दिख रहे। चौथा पॉइंट क्या होगा, 50 लाख नौकरियां दी जाएंगी। और 5वां पॉइंट क्या होगा, 2047 तक हमारा जो आंकड़ा होगा वो 1 ट्रिलियन को हम क्रॉस कर देंगे। यानी कि हमारी जो जीडीपी होगी उसको कहां क्रॉस कर देंगे, 1 ट्रिलियन तक। ठीक है, नेक्स्ट देखें। 2024-25 में हरियाणा के अनुमानित प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 353,182। कितनी आय है, प्रति व्यक्ति आय कितनी बन गई, 353,182। हरियाणा में कितने उपक्रम है,
कितने उपक्रम है? 43 उपक्रम है। सीधा पूछा जाएगा कि हरियाणा सरकार में कितने उपक्रम चलाए जा रहे हैं? 43 उपक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके अंदर से 24 उपक्रम क्या है? कंपनी एक्ट के माध्यम से और 19 क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से। ठीक है। उसके बाद बजट में 11 विभागों की 48 योजनाओं का विलय कर दिया गया। यानी कि कितनी योजनाओं का विलय? पूछा जाएगा कि बजट में कितनी योजनाओं का विलय कर दिया गया, तो कितनी योजनाओं का विलय कर दिया गया? 48 योजनाओं का विलय कर दिया गया और 20 योजनाओं को जड़ से खत्म कर दिया गया। यानी कि वो योजनाएं जो आप आज के दिन काम में नहीं आ रही थी, उन 20 योजनाओं को खत्म कर दिया गया और 48 योजनाओं का क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया। सैनी जी के प्रस्तावों की शुरुआत किससे हुई थी? एक शांति मंत्र से हुई थी, शांति मंत्र। और वो शांति मंत्र कहां से लिया था उन्होंने? मैथिली शरण गुप्त की लाइनों से लिया था। यानी कि वो जो शांति मंत्र दिया था वो कहां से उठाया था उन्होंने? मैथिली शरण गुप्त की कविताओं से लिया हुआ था। सैनी जी ने कहा 25-26 में 205, यानी कि बजट कितने का था अपना? बजट कितने का था? 2 लाख, इस तरीके से भी लिखा सकता है, 2,05,017.29 करोड़। आप इसको अच्छे से याद कर लें। इस तरीके से भी लिखा आ सकता है कि 2,05,017। ठीक है, या इस तरीके से लिख देंगे इसको, वो जो शब्दों में लिखते हैं ना, 2,05,017.29 करोड़। यानी कि टोटल बजट हमारा कितना था? ये वाला था। पिछले बजट से कितना ज्यादा था? पिछले बजट से कितना ज्यादा था? 13.7% ज्यादा था। अब कृषि के क्षेत्र की बात करें, सबसे पहले क्या था? जो देसी गाय थी, देसी गाय खरीदने के ऊपर जो अनुदान राशि मिलती थी वो पहले 25,000 मिलती थी, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? अब 30,000 कर दिया गया। जो प्राकृतिक खेती का लक्ष्य था, पहले कितना था? 25,000 एकड़ के ऊपर प्राकृतिक खेती करने का लक्ष्य था, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ का लक्ष्य कर दिया। मेरे पानी मेरी विरासत, जो धान की खेती में जो बहुत ज्यादा पानी डाला जाता है, पानी की वेस्टेज को बचाने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना 2020 में आई थी। उसके अंदर क्या कर दिया? अनुदान राशि पहले 7,000 मिलती थी, जो धान की खेती नहीं करेगा उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 8,000। एक क्या होता है कि कुछ लोग पहले धान के खेत को पानी से भरते हैं और फिर धान उगाते हैं, और कई जगह पर क्या होता है कि धान के खेत को बिना भरे ही पानी को बचाने के लिए, जिससे 20-30% पानी बच जाता है, सीधा धान उसके अंदर मतलब उगा दिया जाता है। तो उसके लिए राशि दी जाती थी पहले 4,000 रुपए, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 4,500 रुपए उसको कर दिया गया। उसके बाद जो पराली है, पराली से क्या होता है? पॉल्यूशन होता है। उस पॉल्यूशन को मतलब बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो जाता है अपना दिल्ली एनसीआर एरियाज के आसपास, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, इधर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो जाता है। तो किसानों को 1,000 रुपए प्रति एकड़ दिया जाता था पराली के प्रबंध करने के लिए, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा? 1,200। सीधी सी बात है। देसी गाय खरीदने पर पहले 25,000 मिलते थे, अब 30,000 मिलेंगे। मेरा पानी मेरी विरासत पर पहले 7,000 मिलते थे, अब 8,000 मिलेंगे। धान की सीधी रुपाई के लिए पहले 4,000 मिलते थे, अब 4,500 मिलेंगे। ये पराली के प्रबंधन के लिए पहले 1,000 रुपए मिलते थे, अब कितने मिलेंगे? अब 1,200 रुपए मिलेंगे। एक पॉइंट और था कि जो प्राकृतिक खेती की जाती थी उसका लक्ष्य 25,000 एकड़ था, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 1 लाख एकड़ कर दिया गया। अगली बात सुनो, अंबाला यमुना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाएंगे। वैसे ऑलरेडी 11 चल रहे हैं, 3 और बनाए जाएंगे। एक कहां पर बनाया जाएगा? अंबाला में। एक बनाया जाएगा यमुनानगर में और एक बनाया जाएगा हिसार में। अंबाला में किसके लिए? लीची के लिए। यमुनानगर में किसके लिए? स्ट्रॉबेरी के लिए। और हिसार में किसके लिए बनाया जाएगा? हिसार में खजूर के लिए बनाया जाएगा। हिसार में खजूर के लिए, यमुनानगर में स्ट्रॉबेरी के लिए, और अंबाला में लीची के लिए क्या बनाया जाएगा? उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। सीएम ने कहा कि उन्हें 3 नई उभरती गतिविधियां मशरूम, कंपोस्ट, कंपाउंड हाईटेक, हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स तथा एफपीओ द्वारा बनाए गए 20 किलोवाट से अधिक लोड वाले कोल्ड स्टोरेज को 7.5 रुपए की बजाय अब 6.5 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली देने का निर्णय लिया। यानी कि जो कितने किलोवाट तक का लोड होगा? 20 किलोवाट तक का लोड होगा। और 20 किलोवाट तक के लोड पर पहले पैसे, एक यूनिट के पैसे कितने लगते थे? 7.5 रुपए लगते थे। उसको घटाकर सीएम सैनी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अब वो उनसे कितना चार्ज करेंगे? 6.5 रुपए। सीधा पूछा जाएगा ये 3 उभरती हुई, यानी कि मशरूम को बढ़ावा देने के लिए, कंपोस्ट को बढ़ावा देने के लिए, इनके लिए मान लो कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री लगेगी, उस इंडस्ट्री का अगर लोड कितना है? 20 किलोवाट का लोड है, तो पहले 7.5 रुपए 1 यूनिट के लगते थे, अब उसको घटाकर कितना कर दिया गया? उसको घटाकर 6.5 रुपए कर दिया गया।
गौ सेवा आयोग के तहत 1000 तक के पशु, यानी कि गौशाला में अगर 1000 तक के पशु हैं तो एक ई रिक्शा मिलती है, और 1000 से अगर ज्यादा बढ़ जाते हैं तो कितने ई रिक्शा दी जाएंगे? उनको 2 ई रिक्शा प्रोवाइड की जाएंगी। सिरसा और भिवानी में सफेद झींगा व मछली पालन का बढ़ावा देने के लिए एक्वा पार्क, सीधा सीधा पूछा जाएगा कि बजट में 2 एक्वा पार्क कहाँ लगाए जाएंगे? तो 2 एक्वा पार्क कहाँ लगाए जाएंगे? एक तो कहाँ लगाया जाएगा? सिरसा में, और दूसरा कहाँ लगाया जाएगा? भिवानी में। हिसार में अमरूद के लिए अत्याधुनिक प्रसंस्करण और पैकेजिंग प्लांट, यानी कि अमरूद के लिए प्रसंस्करण और पैकेजिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? हिसार में। सीधा सीधा इन लाइनों से क्वेश्चन उठेगा। जो तुम्हारा ओरिजिनल बजट था उसी को काट छांट कर मैंने ये आपके लिए पीपीटी तैयार करी है। सिरसा में किन्नू उत्पादन किसानों के लिए एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन व हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंग संयुक्त रूप से जूस प्रसंस्करण, आपसे पूछा जाएगा किन्नू के जूस प्रसंस्करण के लिए कहां पर क्या लगाया जाएगा? तो कहां पर लगाया जाएगा? सिरसा में लगाया जाएगा। अमरूद के लिए कहां लगाया जाएगा? अमरूद के लिए हिसार। सीधी सी बात, पहले 3 चीजें याद करवाई थी, एक अम्बाड़ा, एक यमुनानगर और एक हिसार। अम्बाड़ा में क्या स्थापित कर रहे थे? अम्बाड़ा में किसके लिए था? लीची के लिए। यमुनानगर में किसके लिए था? स्ट्रॉबेरी के लिए। और हिसार में किसके लिए था? खजूर के लिए। उसके बाद 2 चीजें और याद कर रहे हैं। 2 चीज कौन कौन सी है? अमरूद उत्कृष्ट केंद्र, वो कहां स्थापित होगा? हिसार में। और किन्नू के जूस का प्रसंस्करण केंद्र कहां स्थापित होगा? सिरसा में। सुरक्षित हरियाणा, सबसे महत्वपूर्ण 2 विषय शिक्षा और स्वास्थ्य, यानी कि हमारी अहम भूमिका क्या बताई गई है? सबसे ज्यादा ध्यान किसके ऊपर दिया गया है? सबसे ज्यादा ध्यान किसके ऊपर बजट पर दिया गया है? शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर। नेक्स्ट, यदि कृषि हमारी रीढ़ की हड्डी है तो शिक्षा और स्वास्थ्य हमारी 2 बाजुएं, यानी कि सबसे पहले देखो जब बजट पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना तो सबसे पहले कौन सा टॉपिक आता है? सबसे पहले टॉपिक आता है आपके पास कृषि। सबसे पहले टॉपिक क्या आता है? कृषि टॉपिक आता है। तो कृषि को क्या बताया गया है? रीढ़ की हड्डी बताया गया है। रीढ़ की हड्डी बताया गया। सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि रीढ़ की हड्डी बजट में किसको बताया गया है? कृषि को बताया गया है। लेकिन दो हमारी बाजुएं हैं, वो 2 बाजुएं किसको बताया गया है? 2 बाजुएं किसको बताया गया है? शिक्षा और स्वास्थ्य को। हमारी 2 रीढ़ की हड्डी अगर हमारी कृषि है तो शिक्षा और स्वास्थ्य हमारी क्या है? 2 बाजुएं। अब बात करते हैं शिक्षा। 2025-26 में राज्य के हर 10 किलोमीटर के दायरे पर एक मॉडल संस्कृति स्कूल खोला जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने किलोमीटर दायरे पर एक मॉडल संस्कृति स्कूल खोला जाएगा? तो वो दायरा कितना होगा? 10 किलोमीटर का दायरा होगा। प्रत्येक जिले में एक राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन भारत के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्ताव रखता है ऐसे पुनर्गठन के लिए हरियाणा खेल विश्वविद्यालय, हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी में शिक्षा विभाग द्वारा सामूहिक प्रयास किए जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक जिले में राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। दोबारा लिखी गई ये बात। कौशल को विकसित करने के लिए 13 जिलों में सिर्फ 50 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में एक अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएगी। यानी कि कितनी लैब स्थापित की जाएंगी? 50 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में। कितने? 50 ये क्या है? राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में क्या की जाएंगी? अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी, जहां पर एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। यानी कि एक स्टेम नाम से एक योजना चल रही है। स्टेम में क्या पढ़ते हैं वो? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। उसके लिए क्या लगाई जा रही है? अटल टिंकरिंग लैब लगाई जा रही है। और 615 अन्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में एक नई विज्ञान प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एंड गणित लैब, यानी कि साइंस के लिए, इंजीनियरिंग के लिए और गणित के लिए लैब स्थापित की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुसार 25-26 में 9वीं से 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में तीसरी भाषा। सीधा क्वेश्चन आएगा कि 9वीं और 10 मतलब कौन सी कक्षा के अंदर तीसरी भाषा का प्रावधान किया गया है? एनईपी 2020 के अंदर। तो कौन सी भाषा के लिए, कौन सी कक्षा के लिए? 9वीं और 10वीं में कौन सी भाषा सिखाई जाएगी? कौन सी भाषा सिखाई जाएगी? फ्रेंच के बारे में बात चल रही है। हिंदी इंग्लिश तो है ही, साथ में एक थर्ड लैंग्वेज को चूज किया जाएगा। और थर्ड लैंग्वेज भी कौन सी की बात करी गई है? फ्रेंच लैंग्वेज की बात की गई। अभी महाविद्यालय में किस टाइम पाठ्यक्रम में लड़कियों की संख्या बहुत कम है? हालात में बदलने के लिए कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना की शुरू करने का प्रस्ताव रखता हूँ। यानी कि आपसे पूछा जाएगा 25-26 में कौन सी छात्रवृत्ति योजना देने की बात की गई है? तो कौन सी छात्रवृत्ति योजना? कल्पना चावला। किस लिए? स्कूलों में लड़कियों की संख्या को बढ़ाने के लिए। सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों में उद्योग
अकादमिक भागीदारी के लिए अनिवार्य किया जाएगा। कम से कम 10% पाठ्यक्रम को सीखते हुए कमाए मॉडल पर परिवर्तित किया जाएगा। यानी कि बच्चा साथ साथ में काम सीख भी रहा है और साथ साथ में पढ़ाई भी कर रहा है, उनके कौशल को निखारा जाएगा और ऐसे फ्री में उन बच्चों से काम नहीं करवाया जाएगा। मान लो कि उन्होंने उसमें स्कूल की एक बिल्डिंग में कोई भी क्यारियां लगाकर अपनी सब्जियां उगा दी, या स्कूल में कोई भी फर्नीचर के काम से कोई तोड़ फोड़ कर कोई नई चीज बना रहे हैं, यानी कि उनको उनके कौशल को विकसित किया जाएगा और फ्री में नहीं करवाया जाएगा। उनको क्या दिया जाएगा, 6,000 रुपए मासिक मानदेय भी मिलेगा। विश्व कौशल ओलंपिक में हरियाणा के पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। यानी कि क्या बोला गया है, विश्व कौशल ओलंपिक में हरियाणा के पदक विजेताओं को कितना मिलेगा, 10 लाख। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्कूल, ITI, पॉलिटेक्निकल और कॉलेजों में कौशल प्रशिक्षक के रूप में रोजगार दिया जाएगा। यानी कि पढ़ाई के साथ साथ उनको कुछ और बातें भी सिखाई जाएंगी। सरकार का उद्देश्य युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रेरित करना है, ठीक है, और वो क्या देंगे, उनको 10 लाख की आर्थिक सहायता भी देंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर क्या कहता है कि प्लेसमेंट, परीक्षा परिणाम, मशीनरी उपयोग, उपकरणों की उपलब्धता के साथ अनुशासन के मानदंडों में खरा उतरने वाले संस्थानों को प्रथम आने पर 50 लाख, दूसरा स्थान आने पर 25 लाख और तीसरा स्थान आने पर क्या दिया जाएगा, 10 लाख की राशि दी जाएगी। रिसर्च के लिए जो बच्चे पढ़ने के बाद जैसे कि PhD वगैरह करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उस टाइम पर उनके लिए टोटल अमाउंट कितनी दी गई है, 20 करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च किया जाएगा। इसको स्टार लगाकर अपनी कॉपी में लिख ले। मुख्यमंत्री ने नीलोखेड़ी, करनाल और पन्नीवाला कहाँ है, सिरसा में क्या करेंगे, 2 इंजीनियरिंग संस्थान यानी कि 2 HIT स्थापित करेंगे। सीधा सीधा पूछा जाएगा कि 25-26 के बजट में 2 HIT कहाँ स्थापित की जाएंगी, तो एक तो क्या है पन्नीवाला मोटा सिरसा में और दूसरा क्या है नीलोखेड़ी करनाल में 2 HIT। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 HIT का स्थापित की जाएंगी, पन्नीवाला मोटा कहाँ है, सिरसा में, और दूसरा क्या है नीलोखेड़ी करनाल में। दोनों पर क्या किया जाएंगे, हरियाणा इंडस्ट्रियल संस्थान ये स्थापित किए जाएंगे। फिर बात आती है स्वास्थ्य। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भावना पर सतत प्रयास के लिए लिंगानुपात 868 से बढ़कर कितना हो गया है, आज के दिन हमारा लिंगानुपात हरियाणा का कितना है, 910, ठीक है। उसके बाद हरियाणा में कितने मेडिकल कॉलेज हैं, 15 मेडिकल कॉलेज हैं। कितने डेंटल कॉलेज हैं, 10 डेंटल कॉलेज हैं। कितने फिजियोथेरेपी कॉलेज हैं, 19 फिजियोथेरेपी कॉलेज हैं। कितने नर्सिंग कॉलेज हैं, 111 नर्सिंग कॉलेज हैं। कितने नर्सिंग स्कूल हैं, 182 नर्सिंग स्कूल। आप इस लाइन को बहुत अच्छे से याद कर लेना। फिर से मैं बता देती हूँ, मेडिकल कॉलेज, कितने मेडिकल कॉलेज हैं, 10 मेडिकल कॉलेज, 15 मेडिकल कॉलेज हैं। कितने मेडिकल कॉलेज हैं, 15 मेडिकल कॉलेज हैं, ठीक है। डेंटल कॉलेज कितने हैं, 10। फिजियोथेरेपी कॉलेज कितने हैं, 19। नर्सिंग स्कूल कितने हैं, 111। नर्सिंग कॉलेज कितने हैं, 111, और नर्सिंग स्कूल कितने हैं, 182। इस डेटा को याद कर लेना, पूछा जाता है डेंटल कॉलेज कितने हैं, तो 10 डेंटल कॉलेज है। इसको फिर मार्क कर लेना। रेवाड़ आयुष हर्बल पार्क कहाँ स्थापित किया जाए, आयुष हर्बल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, रेवाड़ी और जींद में क्या किया जाएगा, आयुष हर्बल पार्क रेवाड़ी और जींद में स्थापित किया जाएगा। फिर श्रम की बात कर लेते हैं, श्रम और उद्योग मंत्रालय। सबसे पहले बताओ इसके मंत्री कौन है, आप फटाफट अपने दिमाग में रिकॉल करो कि जो हमारे अनिल विज जी हैं उनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है, ठीक है। हरियाणा सरकार ने आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी 2022 से 25 की अवधि को 18 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया। यानी कि जो सेल्फ टेक्सटाइल पॉलिसी थी ना, आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंडेंट टेक्सटाइल पॉलिसी थी, वो कहां से कहां तक थी, 2022 से 25 के बीच में थी। उसको बढ़ाकर कहां तक कर दिया गया, लास्ट दिसंबर तक, यानी कि दिसंबर 2026 तक, लगभग 1 साल के लिए उसको बढ़ा दिया गया। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने IMT आपसे पूछा जाएगा, ये IMT खरखोदा की तर्ज पर 10 नए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित करने के लिए, यानी कि आपसे पूछा जाएगा बजट के अंदर कितने IMT स्थापित की जाएंगी, 10। किसकी तर्ज पर बनाएंगे, जो पहले से एक IMT बन रही है खरखोदा के अंदर, IMT पहले से बन रही है, IMT खरखोदा के तर्ज पर सीधा सीधा पूछा जाएगा कितनी और औद्योगिक मॉडल टाउनशिप, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप विकसित करने की बात की गई है, 10 की बात की गई है। फिर उसके बाद एक पद्मा योजना आई थी, एक जिला एक उत्पाद। वो क्या था, भारत सरकार एक जिला एक उत्पाद के लिए
जो प्रत्येक जिले में विशिष्ट उत्पाद को बढ़ावा देता है। यानी कि मान लो भिवानी की कोई स्पेशल चीज है, मेवात नू की कोई प्याज जैसी स्पेशल चीज है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि हल्दी कहीं की किस जगह की स्पेशल है, यमुनानगर की है, ये क्या बोलते हैं, मशरूम कहाँ का है, सोनीपत का है। ऐसे हर जिले का एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद को बढ़ाने के लिए किस योजना के ऊपर ज्यादा काम किया जाएगा? पद्मा नीति। ये किसके अंदर आता है? पद्मा नीति के अंदर आता है। फिर उसके बाद ये HSIIDC ने अंबाला शहर में कम से कम 800 एकड़ भूमि पर एक IMT अंबाला स्थापित करेगा। यानी कि अंबाला में क्या स्थापित किया जाएगा? एक IMT स्थापित किया जाएगा। उद्योगों के विवादों को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितने श्रम मंत्रालय है, कितने उद्योगों के अंदर जो भी कहासुनी हो जाती है उनका विवादों का निपटान करने के लिए हरियाणा के अंदर कितने श्रम न्यायालय बने हुए? कितने श्रम न्यायालय बने हुए हैं? 9 श्रम न्यायालय। अभी पिछले टॉपिक में क्या याद करवाया था? कितनी IMT कितनी बनेंगी? वो यहाँ पर लिखा था ना, ये रहा, कितनी IMT बनेंगी? IMT का मतलब क्या है? इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप। कितनी बनेंगी? 10। अब अगले स्लाइड के ऊपर क्या याद करवाया? कितने श्रम न्यायालय काम कर रहे हैं? कितने श्रम न्यायालय काम कर रहे हैं? 9 श्रम न्यायालय काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है खेल, युवा सशक्तिकरण व उद्यमिता। राज्य में 5 विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं? पहला है MDU, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। दूसरा है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय HAU। तीसरा है गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय GJU। फिर आता है KU और उसके बाद आती है इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय रेवाड़ी में। नए खेल उत्कृष्ट केंद्र बनाए जाएंगे। यानी कि 5 कौन कौन से हैं? पहले वाला कौन सा बताया मैंने? MDU। दूसरा कौन सा बताया? HAU। तीसरा कौन सा बताया मैंने? GJU। चौथा कौन सा बताया मैंने? इंदिरा गांधी रेवाड़ी वाला। और 5वां मैंने कौन सा बताया? KU। यानी कि यहाँ पर क्या स्थापित किए जाएंगे? खेल उत्कृष्ट केंद्र। आपसे पूछा जाएगा कितने खेल उत्कृष्ट केंद्र खोले जाएंगे? तो 5। और 5 कौन कौन सी है? 5 यूनिवर्सिटी आपको पता होनी चाहिए। 2023 में होने वाले एक क्या किया गया है? मिशन ओलंपिक 2036। मिशन ओलंपिक 2036 क्या बोला गया है उसके अंदर? कम से कम हरियाणा के कितने ये आने चाहिए, मेडल आने चाहिए। कितने मेडल आने चाहिए? 36 मेडल आने चाहिए। किसके अंदर बात की गई है? ओलंपिक में। अभी पेरिस ओलंपिक हुआ था, पेरिस ओलंपिक में हरियाणा के कितने खिलाड़ी गए थे? 28 खिलाड़ी गए थे, ठीक है। और मेडल कितने आए थे? एक तो हमारे पास क्या आया था? एक तो रजत आया था और 4 क्या आए थे? सिल्वर आए थे। एक रजत आया था और 4 सिल्वर आए थे। 4 सिल्वर में एक तो मनु भाकर का अकेले, एक तो रजत आया था और 4 कांसा आए थे। सॉरी, एक रजत आया था और 4 क्या आए थे? कांसा आए थे। 4 कांसा में कौन कौन थे? एक तो अकेली मनु भाकर का था, एक सरबजोत के साथ मनु भाकर का था ना, और एक अमन सहरावत का था, और एक क्या थी? हॉकी की टीम में हमारे 3 बंदे थे। तीनों बंदों के नाम पता होने चाहिए आपको, संजय, अभिषेक और ऐसे ही कुछ नाम था, आप देख लेना उसको, ठीक है। तो टोटल कितने आ गए? टोटल आ गए यहाँ पर 4 तो कांसा आए थे और एक क्या आया था? नीरज चोपड़ा का रजत आया था। तो ऐसे ही उन्होंने क्या कहा है कि 2036 के जो ओलंपिक होंगे उसमें हमारा लक्ष्य स्थापित किया है कि 36 मेडल आने चाहिए। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 20 लाख रुपए तक की मेडिकल कवरेज दी जाएगी। यानी कि खिलाड़ी जब खेलते हैं तो उनके भी बॉडी के साथ कुछ टूट फूट हो जाती है, कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उनको कितनी कवरेज राशि दी जाएगी? 20 लाख रुपए की कवरेज राशि दी जाएगी। खेल नर्सरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले खेल नर्सरियां कितनी थी? 1500। अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया? उस बजट में कितना कर दिया गया? 2000 कर दिया गया। उसके बाद जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल गाँव में जो खेलते हैं, जैसे कि 8 से 14 साल वाले और फिर 15 से 19 साल वाले, तो उनकी जो डाइट राशि थी, जो उनको खाने के लिए, भोजन के लिए पैसा मिलता है, उसको बढ़ा दिया गया। 8 से 14 वालों की छात्रवृत्ति को कितना कर दिया गया? 2000 कर दिया गया। और 15 से 19 वालों को कितना कर दिया गया? 3000 रुपए कर दिया गया। याद रख लेना, जहां जहां पर मैंने सर्कल लगाया वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे बजट को छान कर मैं ये क्वेश्चन लेकर आई। पंचायती राज व ग्रामीण विकास। पंचायती राज व ग्रामीण विकास में क्या कहा गया है? राज्य सरकार महाग्राम कौन से? जिनकी जनसंख्या कितनी है? 10,000 से ज्यादा है, उन महाग्रामों में क्या करेगी? जनसंख्या ग्राम पंचायतों में हॉपर टिपर डंपर की भी प्रदान करेगी, जिससे क्या होगा? उस महाग्राम में कचरा प्रबंधन का, यानी कि अच्छे से कचरे का क्या होगा? मैनेजमेंट होगा। तो आपसे पूछा जाएगा, सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि कचरे के मैनेजमेंट के लिए क्या शुरू करेगी? तो उसको बोलेंगे हॉपर टिपर डंपर।
कहाँ स्थापित करेगी ये? जिन पंचायतों की जनसंख्या 10,000 से ज्यादा है, यानी कि वो किस में आते हो? महाग्राम में आते हो। ठीक है, ऊपर वाली एक लाइन रहेगी, 1,000 से अधिक जनसंख्या वाली जो पंचायत है ना, उनकी फिरनियां पक्की की जाएंगी, यानी कि गांव के चारों तरफ क्या होती है? फिरनी होती है, और उस फिरनियों को क्या किया जाएगा? उन फिरनियों को पक्का किया जाएगा। कौन सी फिरनियों को पक्का किया जाएगा? जिस गांव की जनसंख्या क्या है? 1,000 से अधिक है। दो क्वेश्चन बन रहे हैं, 1,000 से ऊपर वालों के लिए तो क्या किया जाएगा? फिरनियों को पक्का किया जाएगा, और 10,000 से ऊपर वालों के लिए क्या स्थापित किया जाएगा? हॉपर, टिपर, डंपर। किसके लिए है? कचरा मैनेजमेंट के लिए है। फिर शहरी, ये तो क्या था? ग्रामीण के लिए था। शहरी स्थानीय निकायों के लिए क्या स्थापित किया जाएगा? पानीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव और यमुनानगर में क्या स्थापित किया जाएगा? CETP। CETP फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। कहाँ स्थापित किया जाएगा? पानीपत में, फरीदाबाद में, यमुनानगर में और गुड़गांव में। याद कर लो, पानीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव और यमुनानगर में क्या स्थापित किया जाएगा? CETP। ठीक है, 25-26 के पहले चरण में 21 महाग्राम। अब 21 महाग्राम कौन से हैं? जिनकी जनसंख्या किससे ऊपर है? 10,000 से ऊपर है। पायलट परियोजना के ऊपर महाग्राम महायोजना, यानी कि आपसे पूछा जाएगा 21 महाग्रामों में कौन सी योजना स्टार्ट की जाएगी? महाग्राम महायोजना की तैयारी की जा रही है, जिसमें क्या किया जाएगा? जिस गांव की आबादी, फिरनी, आसपास के क्षेत्र चिन्हित कर डेवलपमेंट प्लान किया जाएगा, यानी कि वहां की फिरनियां कच्ची पक्की हैं, या वहां की आबादी को कितना पानी मिल रहा है, कितनी लाइट मिल रही है, कितनी बेसिक अपने जो नीड्स होते हैं उनको फुलफिल कितना किया जा रहा है, उस चीज के लिए क्या स्थापित किया जाएगा? महाग्राम महायोजना। याद रखना, महाग्राम महायोजना कितने के लिए? 21 महाग्रामों के लिए। 21 महाग्राम कौन से होंगे? जिनकी जनसंख्या किससे ऊपर होगी? 10,000 से ऊपर होगी। और उसके बाद महाग्राम में जिनके पास घर नहीं है उनको कितनी जमीन दी जाएगी? 50 वर्ग गज। कितनी? 50 वर्ग गज। ठीक है, और गांव में कितनी दी जाती है? 30 वर्ग गज। और नगर निगमों में कितनी गांव में कितनी दी जाती है? 100 वर्ग गज। और नगर निगमों में कितनी दी जाएगी? 30 वर्ग। 3 डेटा याद कर लेना, 30, 50 और 100। अब ये देखो, गांव में थोड़ी जमीन ज्यादा होती है, तो गांव में बेसिक लोगों को आवासीय योजना देने के लिए कितना दिया जाएगा? 100 वर्ग गज का घर दिया जाएगा घर बनाने के लिए। महाग्राम में कितना दिया जाएगा? 50 वर्ग गज। याद रखना तीनों डेटा। और जो और बड़े शहर हैं हमारे, नगर निगम बन चुके हैं, वहां पर कितना दिया जाएगा? 30 वर्ग गज। तीनों डेटा याद होने चाहिए आपको टिप्स के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ऊर्जा। अच्छा, एक ही हो गया। 25-26 में जो हाउसिंग बोर्ड था, हाउसिंग बोर्ड का विलय किस में कर दिया गया? HSVP, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, जिसका पहले नाम क्या होता था? हुड्डा, HUDA होता था, उसको बदल कर क्या कर दिया गया था? HSVP कर दिया गया था। HSVP में किसका विलय कर दिया गया? अब हाउसिंग बोर्ड का विलय कर दिया गया। फिर बात आती है ऊर्जा। अब ये ऊर्जा मंत्रालय भी किसके पास है? अनिल विज जी के पास है। अनिल विज ने अपना इलेक्शन कहां से लड़ा था? अंबाला कैंट से। उनके पास 3 मंत्रिमंडल, मतलब 3 डिपार्टमेंट है उनके पास। तो ये ऊर्जा वाला भी उनके पास है, लेबर वाला भी पीछे मैंने बताया था, श्रम वाला भी उनके पास था। ऊर्जा वाले में देखो क्या कहता है कि बहुत ही बड़ी गर्व की बात है कि भारत सरकार द्वारा अभी हाल ही में जारी 2023-24 की राष्ट्रीय रैंकिंग में पूरे देश में UHBVN प्रथम स्थान पर रहा है। UHBVN क्या है? उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, और एक दूसरा क्या होता है? DHBN, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। ठीक है, 2 ब्रांच है हमारी। तो जो UHBVN है ना, उसको राष्ट्रीय रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन मिली। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा ऐसे कि UHBVN की कौन सी पोजीशन थी? तो फर्स्ट पोजीशन थी। मनोहर लाल जी ने हरियाणा में महारा गांव जगमग गांव में 24 घंटे की बिजली देने के लिए देने की बात कही थी, और ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। ये डेटा बिल्कुल एज इट इज याद कर लो। पिछले किसी एग्जाम में पूछा गया था कि महारा गांव जगमग गांव में कितने गांव आ चुके हैं जहां पर 24 घंटे बिजली दी जाएगी? तो कितने गांव आ चुके हैं? 5, 8, 7, 7 जहां पर 24 घंटे बिजली दी जाएगी। और बाकी कितने बच गए? 13 क्षेत्र। अब आपसे पूछा जाता है कि गांव कितने? देखो, गांव इसको जोड़कर देखें ना, अगर 1, 3, 7, 6, तो गांव कितने बन रहे हैं? 7, 6, 13, 14, 1, 15, 8, 3, 11, 1, 12, 5, 6 और 5, 6 और 1, 7, यानी कि गांव लगभग हमारे कितने हैं? आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि हरियाणा के अंदर गांव किसके बीच में? 6,000 7,000 के बीच में, 7,000 8,000 के बीच में, 7,000 7500 के बीच में। तो इसको जोड़ के ही देख लो, ये क्या कहते हैं कि 5, 8, 7, 7, 5877 गांवों में 24 घंटे बिजली है। बच कितने गए? 1376। अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारा डेटा कितना आता है? 7253 गांव हमारे
हरियाणा के अंदर है। ये अच्छे से इस लाइन को याद कर लेना कि कितने गांवों में 24 घंटे बिजली जाने लग गई, 5 8 7 7 5877 58 गांव में। कितने और बच गए? 13 क्षेत्र। इसको चाहे मत याद करना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद यमुनानगर में क्या होगा, 800 मेगावाट का एक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट लगाया जाएगा। पहले से वहां पर कितने के हैं, 300 मेगावाट के हैं, और एक 800 का हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 1400 मेगावाट के। सबसे ज्यादा बिजली उत्पन्न कहाँ होती है, झज्जर के अंदर होती है। झज्जर जिले के अंदर सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर बिजली उत्पन्न होती है। और दूसरे नंबर पर क्या है, दूसरे नंबर पर क्या आता है, यमुनानगर आता है। ठीक है, फिर उसके बाद राज्य सरकार ने RGTPT हिसार में 800 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल विस्तार इकाई योजना लगाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है। और पानीपत में कितनी लगेंगी, पानीपत में 2 × 800। 2 × 800 का मतलब क्या है, 800 800 की 2 लगेंगी। ठीक है, यानी कि हिसार में एक 800 की लगेगी, यमुनानगर में एक 800 की लगेगी, और पानीपत में दो 800 की लगेंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखें। गांव में सड़कों और अमृत सरोवरों को सोलर लाइट लगाने के लिए 4000 रुपए और ऊंचे खंभों पर लाइट लगाने के लिए 20,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। यानी कि गांव की जो सड़कें हैं वहां पर सोलर लाइट वाले जो पोल लगाते हैं, उन पोल्स को लगाने के लिए क्या बोला है, 4000 रुपए या उससे ज्यादा ऊंचे खंभे पर लाइट लगाएंगे तो कितने की सब्सिडी दी जाएगी, 20,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। क्षेत्रीय परिवहन, अब बात कर लेते हैं हमारी यातायात की। अब ये वाला डिपार्टमेंट भी उनके पास ही है। 500 नॉन एसी स्टैंडर्ड BC, ये इसको छोड़ो, कितने नॉन एसी बसें लगाई जाएंगी, 500 नॉन एसी बस लगाई जाएंगी। PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पर पीपली, करनाल, सेक्टर 36A, गुड़गांव, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, सोनीपत में बस अड्डे बनवाए जाएंगे। ठीक है, कितने बस अड्डे हैं अभी हमारे पास, 24 बस अड्डे। ठीक है, बस डिपो कितने हैं, 24, और सब बस डिपो कितने, 30। ठीक है, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुफ्त यात्रा स्टार्ट करती है। कैंसर रोगी हैं उनके वो और उनके साथ एक को और मुफ्त क्या दी जाती है, ये सर्विस दी जाती है, मुफ्त बस यात्रा दी जाती है। ऐसे ही दिव्यांगों को भी क्या दी जाती है, मुफ्त यात्रा। नागरिक उड्डयन, नागरिक उड्डयन में क्या है, नागरिक उड्डयन हरियाणा एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2022 के तहत हरियाणा के रक्षा संबंधित हथियारों व अन्य उपकरणों को बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। 2988 एकड़ जमीन हिसार में चिन्हित की गई है। यहाँ पर क्या बनेगा, अभी आपसे पूछा जाएगा कि एरोस्पेस डिफेंस फूड प्रोसेसिंग एयर कार्गो वेयर हाउस टेक्सटाइल की औद्योगिक इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी। इनमें से किसी एक का भी नाम दे सकते हैं। एरोस्पेस, ठीक है, फिर आ गया डिफेंस, फिर आ गया फूड प्रोसेसिंग, फिर आ गया एयर कार्गो, फिर आ गया वेयर हाउस टेक्सटाइल। इनके लिए एक यूनिट स्थापित की जाएगी, और वो यूनिट कहाँ स्थापित की जाएगी, वो यूनिट हिसार में स्थापित की जाएगी। गुड़गांव में 16 हेक्टेयर भूमि पर हेलीपोर्ट। अब आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा में हेलीपोर्ट कहाँ बनाया जाएगा। ये एयर टैक्सी तो कहाँ बनाया जाएगा, ये क्या नाम है, एरोस्पेस के लिए तो कहाँ पर जगह चिन्हित की है, हिसार में। और हेलीपोर्ट के लिए कहाँ जगह उन्होंने सेलेक्ट की है, कहाँ पर बनेगा, गुड़गांव में। जहां से क्या जाएगा, जैसे कि सालासर हो गया, खाटू श्याम हो गया, पीताम्बरी माता हो गया, चंडीगढ़ के लिए हेलीकॉप्टर के माध्यम से जोड़ा जाएगा। यानी कि जो भक्ति वाले जो लोग हैं, मान लो फॉरेनर्स हैं या कहीं किसी दूसरे स्टेट में साउथ में रहते हैं, वो दिल्ली एयरपोर्ट पर आए और गुड़गांव में क्या बनेगा, हेलीपोर्ट बनेगा, और वहां से टैक्सी सेवा लेंगे कहाँ कहाँ जाने के लिए, सालासर, खाटू श्याम, पीताम्बरी माता और चंडीगढ़ के लिए हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनको जोड़ा जाएगा। पर्यटन और विरासत, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में मेले की मूलभूत ढांचे को अपग्रेड कर साल में 2 बार, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो सूरजकुंड मेला है, अब की बार कौन सा लगा था, 38वां था। उसके पार्टनर मतलब स्टेट कौन से थे हमारे, कौन से थे, उड़ीसा और मध्य प्रदेश थे। ठीक है, और पार्टनर कंट्रीज में किसको लिया था हमने, बिम्स्टेक को लिया था। तो ये क्या होता है, एक सबसे बड़ा कल्चरल इवेंट होता है हरियाणा के अंदर। और कितनी बार लगाया जाएगा साल में, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला कितनी बार लगाया जाएगा, 2 बार। लोहारू पोर्ट, लोहारू कहाँ है, जिसने जहां पर क्या था, जहां एक पोर्ट बना हुआ है, उसको क्या किया जाएगा, वो कहाँ है, भिवानी में। भिवानी को पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा, यानी कि लोहारू पोर्ट कहाँ। अब पूछा जाएगा कि भिवानी जिले के कौन से पोर्ट को विकसित किया जाएगा 25-26 के बजट में, तो कौन सा पोर्ट है, वो लोहारू पोर्ट है। राखीगढ़ी को विश्व स्तरीय पुरातात्विक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। और वार्षिक स्तर पर राखीगढ़ी मेला, यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि एक पुरातात्विक मेला कहाँ, विश्व स्तरीय पुरातात्विक मेला कहाँ लगेगा, तो पुरातात्विक मेला कहाँ लगेगा, राखीगढ़ी में।
सरकार द्वारा ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में महाभारत अनुभव केंद्र का विकास किया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा महाभारत अनुभव केंद्र, महाभारत कहाँ हुई थी? कुरुक्षेत्र में हुई थी, तो उसके लिए क्या बनाया जाएगा? ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में एक महाभारत के लिए अनुभव केंद्र बनाया जाएगा। अग्रोहा में पुरातात्विक स्थल की खुदाई के कारण जल्दी भारतीय पुरातात्विक ASI का सहयोग प्रारंभ किया जाएगा। यानी कि पर्यटन और विरासत में सबसे पहले क्या बोला मैंने? सूरजगढ़ कुंड वाला जो मेला है वो दो बार स्टार्ट हो जाएगा, 2 बार लगने लग जाएगा। लोहारू पोर्ट को विकसित किया जाएगा। फिर उसके बाद राखीगढ़ी पर क्या बनेगा? विश्व स्तरीय पुरातात्विक स्थल बनाया जाएगा, यानी कि वहां पर मेले लगाए जाएंगे। और फिर उसके बाद ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में महाभारत के लिए महाभारत का अनुभव केंद्र बनाया जाएगा। और अग्रोहा के अंदर क्या किया जाएगा? जल्दी ही खुदाई स्टार्ट कर दी जाएगी। नेक्स्ट देखो, यादवेंद्र गार्डन। यादवेंद्र गार्डन कहाँ है? पिंजौर में। पिंजौर कहाँ है? पंचकुला में। यादवेंद्र गार्डन पिंजौर व टिक्कर तालाब मोरनी के भारत सरकार की मदद से पुनः विकसित किया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि जो यादवेंद्र गार्डन कहाँ पर है, तो यादवेंद्र गार्डन कहाँ है? पिंजौर पंचकुला में। टिक्करताल मोरनी को फिर से विकसित किया जाएगा। सड़कों के बारे में, गोहाना सोनीपत भिवानी हांसी गुड़गांव पटौदी का 4 मार्गीयकरण व रेवाड़ी बाईपास का कार्य प्रगति पर है। यानी कि कहाँ कर 4 मार्गीय कार्य प्रगति पर कहाँ का है? गोहाना सोनीपत भिवानी हांसी गुड़गांव पटौदी। देखो गोहाना सोनीपत में आता है, भिवानी से हांसी, यानी कि हांसी तो हिसार में आता है, भिवानी से हांसी वाला और गुड़गांव और पटौदी वाला 4 मार्गीय रेवाड़ी बाईपास का कार्य प्रगति पर है। अम्बाड़ा रिंग रोड की तर्ज पर भिवानी व हिसार रिंग रोड, पेवा कुरुक्षेत्र यमुना रोड का भी कार्य नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा जल्द ही पूरा किया जाएगा। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा, इसको तो छोड़ो, ये तो नहीं पूछेंगे, ये तो छोड़ो इसको, लेकिन ये जरूरी है। विश्राम गृह कहाँ बनाया गया है? कि कुरुक्षेत्र में। ठीक है, और कुरुक्षेत्र के अंदर क्या आता है? लाडवा के से चुनाव किसने लड़ा था? हमारे CM सैनी साहब ने। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र में एक विश्राम गृह, लाडवा में एक न्याय परिसर निर्माण किया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि न्यायालय परिसर कहाँ बनाया जाएगा? तो न्यायालय परिसर कहाँ बनाया जाएगा? लाडवा में। और ये कुरुक्षेत्र में क्या बनाया जाएगा? विश्राम गृह। सैनिक और अर्धसैनिकों के लिए क्या किया जाएगा? HKRN के थ्रू तो उनकी क्या की जाएगी? सरकारी और निजी सरकारी सेवाओं में उनका सहयोग मिलेगा, यानी कि उनको क्या दी जाएगी? प्रायोरिटी दी जाएगी। शहीद सैनिक व अर्धसैनिक बलों के बच्चों की छात्रवृत्ति योजना, ये नई है, ये इसी बजट में बात की गई है। कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं पढ़ रहे बच्चों को 60,000, यानी कि 6 से 12वीं कितना दिया जाएगा? 60,000। ठीक है, फिर डिप्लोमा और स्नातक के लिए कितना दिया जाएगा? इसको मैं अच्छे से लिखती हूँ, पूछा जाएगा ये। देखो 6ठी से लेकर 12वीं तक कितना दिया जाएगा? 60,000, 60 के लिख दिया है मैंने। ठीक है, फिर उसके बाद 12वीं के बाद क्या करेगा? डिप्लोमा करेगा, या तो डिप्लोमा करेगा या फिर क्या करेगा? ग्रेजुएशन करेगा, कोई भी 3 साल या 4 साल का, तब कितना दिया जाएगा? 72 के दिया जाएगा, 72 के दिया जाएगा। उसके बाद जो मास्टर डिग्री करेगा ना, उस टाइम कितना दिया जाएगा उसको? 96 के। देख लो 12 की टेबल चल रही है, 12 5 60, 12 6 72 और 12 8 96, यानी कि 12 की टेबल से याद कर लेना आप। ठीक है, तो कितनी राशि दी जाएगी? 60,000, 72,000 और 96,000। किसको दी जाएगी? सैनिक और अर्धसैनिक बलों के बच्चों को छात्रवृत्ति योजना देने का प्रस्ताव पास करता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है? एक यहाँ पर था, एक नई वीर उड़ान योजना की शुरुआत की जाती है, जिसके तहत 2000 पूर्व सैनिकों को रोजगार दिलवाए और प्रशिक्षण दिया जाए। यानी कि पूरा जो रिटायर हो चुके 2000 सैनिक, उनको क्या दिया जाए? उनको रोजगार दिया जाए और उनको प्रशिक्षण दिलाया जाए। ठीक है, फिर आती है पर्यावरण, वन और जीव जंतुओं वाले टॉपिक से। गुड़गांव व नू में 10,000 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अरावली जंगल सफारी बनाने का काम शीघ्रतापूर्वक पूरा किया जाएगा। यानी कि ये आपसे पूछा जाएगा, अरावली प्रोजेक्ट कहाँ लगाया गया है? अरावली प्रोजेक्ट कितनी जमीन पर? 10,000 जमीन पर, 10,000 एकड़ जमीन पर। कहाँ पर? गुड़गांव और नू के पास। आपसे पूछा जाएगा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया जाएगा? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहाँ है? पंचकुला में। और फिर कहाँ है? यमुनानगर में। ठीक है, बारिश सबसे ज्यादा कहाँ आती है? छछरौली में। छछरौला किस में पड़ता है? यमुनानगर में। यानी कि वहां पर क्या किया जाएगा? रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। कहाँ पर? यमुनानगर में। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तीनों पॉइंट रिकॉल करवा देती हूँ। 10,000 एकड़ के ऊपर सफारी पार्क बनाया जाएगा गुड़गांव और नू की जमीन लेकर। ठीक है,
यमुनानगर के अंदर क्या बनाया जाएगा, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। सैनिक और अर्धसैनिकों के बच्चे जो सैनिक और अर्धसैनिक जो शहीद हो जाते हैं उनके बच्चों को कहां से कहां तक, 6ठी से 12वीं तक स्कॉलरशिप दी जाएगी पढ़ने के लिए। कितनी दी जाएगी, 60,000। 12वीं से फिर उसके बाद डिप्लोमा या ग्रेजुएशन करेंगे तब कितना दिया जाएगा, 72,000। और उसके बाद मास्टर डिग्री करेंगे तो कितना दिया जाएगा, 96,000। प्राणवायु देवता पेंशन के अंतर्गत सम्मानित किए जाने वाले योग्य पेड़ों की पहचान करके नया सर्वेक्षण तैयार किया जाए। और अब ये प्राणवायु देवता पेंशन कितनी बढ़ा दी गई है, 2500 से 2750 से कितनी कर दी गई है, 3000 कर दी गई है। ठीक है। IMT मानेसर गुड़गांव में पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। आपसे पूछा जाएगा पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र, क्या पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा, IMT मानेसर गुड़गांव। कितनी IMT स्थापित की जाएंगी, 10। किसकी तर्ज पर, खरखोदा की तर्ज के ऊपर 10 IMT स्थापित की जाएंगी। कितने श्रम न्यायालय है, 9 श्रम न्यायालय। कितने उपक्रम चलाए जा रहे हैं, 43 उपक्रम चलाए जा रहे हैं। कितनी योजनाओं को बंद कर दिया गया है, 20 योजनाओं को बंद कर दिया गया है। ठीक है। पूजा अर्चना के अंतर्गत विसर्जन, यानी कि जो पूजा पाठ करते हैं उसके बाद बचा हुआ सामान हम किस में डाल देते हैं, नहर में, तालाब में, नदी में डाल देते हैं ना। तो पूजा अर्चना के उपरांत विसर्जन, फैक्ट्रियों से निकलने वाला रिसाव, चलते नदियां, घग्गर और यमुना में हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के लिए हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अब ये बता देना मुझे, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। एक नई व्यवस्था बनाएगा जिसके तहत नदियों के किनारे पर निर्धारित जल विसर्जन की व्यवस्था कर लोगों की आस्था को सम्मान दिया जाएगा। यानी कि कौन सी नदियां गंदी हो रही है इससे, घग्गर और यमुना नदियां। फिर बात आती है सूचना, इंफॉर्मेशन एंड जन संपर्क। हमारी लोकप्रिय मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत परिवार के बुजुर्गों को कहां पर तीर्थ दर्शन करवाए गए, अयोध्या तीर्थ दर्शन और प्रयागराज महाकुंभ संगम स्नान करवाया गया। 25-26 में माता, 25-26 में कहाँ लेकर जाएंगे, ये तो पीछे की बात कर रहे हैं ना, 24-25 वाले की बात कर रहे हैं। महाकुंभ में लेके गए थे, प्रयागराज में लेकर गए थे। आप 25-26 में उनको कहाँ कहाँ घुमाकर लेकर आएंगे, वैष्णो देवी घुमाकर लाएंगे, शिरडी साई मंदिर में उनकी यात्रा को करवाएंगे। सरस्वती नदी और राखीगढ़ी सभ्यता हमारी विशाल सांस्कृतिक व ऐतिहासिक धरोहर है। यानी कि जो सरस्वती नदी है और कौन सी है, राखीगढ़ी, उसको क्या किया जाएगा, उसको पुनर्जीवित किया जाएगा। हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, हमारे साहित्य को बचाने के लिए, हमारी कला को बचाने के लिए उसको क्या किया जाएगा, पुनर्जीवित किया जाएगा। 2 स्लाइड भी। फिर आता है ये वाला पॉइंट, गुरु रविदास जी के जीवन और शिक्षाओं पर पीढ़ियों को बताने के लिए पीपली में एक स्मारक बनाने की घोषणा की गई। आपसे पूछा जाएगा गुरु रविदास के लिए स्मारक कहाँ बनाया जाएगा, तो कहाँ पर, पीपली कुरुक्षेत्र। सीधी सी बात है, पीपली कुरुक्षेत्र के, ऐसे भी पूछा जा सकता है पीपली कुरुक्षेत्र में किसकी याद में स्मारक बनाया जा रहा है, गुरु रविदास के जीवन को या उसकी शिक्षाओं को बाहर निकालने के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद मुगलों के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले खालसा राज के संस्थापक वीरता की प्रतिमूर्ति बाबा बंदा सिंह बहादुर, बाबा बंदा, यहाँ पर किसकी बात की गई थी, गुरु रविदास की। कहाँ पर स्मारक बनवाया जा रहा था, पीपली के अंदर। अब यहाँ पर बंदा सिंह बहादुर लोहगढ़ ट्रस्ट के स्मारक के निर्माण में 10 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि मुगलों के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले खालसा राज संस्थापक जिसकी उसको दोबारा से याद किया जा रहा है वो कौन है, बाबा बंदा सिंह बहादुर। सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट की सुविधा 25-26 में मीडिया कर्मियों को भी प्रदान की जाएगी। यानी कि सरकारी कर्मचारियों को क्या दिया जाता है, कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। वही मेडिकल ट्रीटमेंट किसको दिया जाएगा, मीडिया कर्मियों को भी दिया जाएगा। फिर बात आती है महिला और बाल विकास की। अब इसका ये मंत्रिमंडल किसके पास है, महिला और बाल विकास वाला। स्वास्थ्य 2 ही मंत्रिमंडल में 2 ही लेडीज हैं, एक तो कौन है, एक तो आरती राव है और दूसरी कौन है, श्रुति चौधरी। अब बताओ आरती राव के पास है या श्रुति चौधरी के पास है, महिला व बाल विकास। ठीक है। स्वास्थ्य वाला किसके पास है, आरती राव के पास, और श्रुति चौधरी के पास कौन सा है, महिला व बाल विकास वाला। इसके अंदर क्या किया है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, नूंह जिले में लड़कियों के लिए किशोरी योजना चलाई जा रही है। आपसे पूछा जाएगा कौन से जिले से किशोरी योजना की शुरुआत की गई, तो कौन से जिले से शुरुआत की गई थी, नूंह जिले से। अब वो सारे के सारे जिलों में स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, समाज कल्याण। समाज कल्याण में देखो पहले क्या था, वित्त वर्ष 25-26 में हरियाणा सरकार दिव्यांगजन सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। 1 अप्रैल से, जो अभी 1 अप्रैल पीछे गई 2025 वाली,
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत मान्यताएं प्राप्त 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जो वित्तीय सहायता मिलती है ना, पहले कितनों को दी जाती थी? पहले 11 को दी जाती थी, अब 10 को और बढ़ाकर कितनी दिव्यांगताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? कितने को? 21 को। सीधा सीधा पूछा जाएगा, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2026 है, उसके अंदर कितने दिव्यांगजनों को हरियाणा के अंदर पेंशन दी जाएगी? तो कितने टाइप के दिव्यांगजनों को? 21 टाइप के दिव्यांगजनों को। फिर आती है ये वाली बात, ये वाला पॉइंट, महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए की आर्थिक सहायता के साथ लाडो लक्ष्मी योजना का अंतिम रूप दे दिया गया। यानी कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हरियाणा की महिलाओं को कितनी राशि दी जाती है? 2100 रुपए की प्रति माह सहायता दी जाती है। ठीक है, 2 ही पॉइंट याद करवाए मैंने यहाँ से। नेक्स्ट देखो, गृह विभाग। गृह विभाग, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास थाने कितने हैं? कितने थाने हैं? 429। कितने साइबर थाने हैं? 29। कितने महिलाओं के लिए थाने बने हुए हैं? 33 महिला थाने बने हुए। ठीक है, अब इसके अंदर ये लाइन देखो, महिला पुलिसकर्मी की संख्या 2014 में 6% थी। कितनी थी? 6%। उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 12% कर दिया गया है। ठीक है, साइबर क्राइम थाने कितने? हमारे 29। टोटल थाने, वैसे थाने कितने? पुलिस थाने 429। ठीक है, 429 है। महिला पुलिस थाने कितने हैं? महिला पुलिस थाने कितने हैं? 33। ठीक है, और साइबर थाने कितने? 29। फटाफट याद करो, टोटल पुलिस थाने कितने? 429। साइबर थाने कितने हैं? 29। और महिला पुलिस थाने कितने? 33। महिलाओं की जो भूमिका थी 6%, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 12% कर दिया गया है। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हरियाणा राज्य माननीय गृह मंत्री भारत सरकार के द्वारा 10 सितंबर 2024 को, किधर से दिख रहा है तुम्हें? इधर से दिख रहा है क्या? 24 को साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 के बेहतर कार्य प्रणाली ट्रैकिंग हेतु प्रथम पुरस्कार प्रदान किए। यानी कि प्रथम पुरस्कार देखो, फिर से पढ़ते हैं। हरियाणा राज्य, तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या? हरियाणा राज्य के माननीय गृह मंत्री भारत सरकार के द्वारा 10 सितंबर 2024 को साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930, आपको ये हेल्पलाइन नंबर याद करना है। हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1930 को बेहतर कार्य प्रणाली के तहत ट्रैकिंग हेतु प्रथम पुरस्कार दिया गया है। आपसे पूछा जाएगा प्रथम पुरस्कार कौन से नंबर को मिला है? हेल्पलाइन, कौन से हेल्पलाइन नंबर को मिला है? तो कौन सा हेल्पलाइन नंबर है? 1930। 3 नए आपराधिक कानून, ये वेरी इंपॉर्टेंट, 3 नए आपराधिक कानून लगे। 3 नए आपराधिक कानूनों को अपनाने वाला भारत क्या है? हरियाणा क्या है? पहला राज्य बन गया है। और 3 आपराधिक कानून कौन कौन से हैं? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, फिर भारतीय न्याय संहिता 2023, फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, ऐसे पूछ लेंगे इनमें से कौन सा नहीं है। 3 तो ये दे देंगे और चौथा आपसे पूछ लेंगे। फिर से रिपीट करवाती हूँ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 फर्स्ट, दूसरा क्या है? भारतीय न्याय संहिता सेकंड, तीसरा क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लागू करने के लिए 31/3/2025 की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। उसके बाद आता है ये, मैं घोषणा करता हूं कि 25-26 में हर शहर में 4-5 किलोमीटर, यानी कि हर शहर में कितनी सड़क लंबाई बढ़ाई जाएगी? 4-5 किलोमीटर। और हर जिले में कितनी लंबाई बढ़ाई जाएगी? 10 से 15 किलोमीटर सड़क की लंबाई बढ़ाई जाएगी। ठीक है, मेरे सारे बजट प्रस्तावों के पीछे मेरी सोच रही गुरु रविदास जी के इन शब्दों से। क्या शब्द बोले थे? ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबर, सबको अन्न, छोटा बड़ा सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। इन शब्दों के साथ 25-26 के प्रस्ताव को, गरिमा को मैं यही खत्म करता हूं। ठीक है, अब बात आती है इसके क्वेश्चंस। ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे, फटाफट इसके क्वेश्चंस देखते हैं। ये देखो कुछ स्लाइड्स हैं यहाँ पर, इनको और फटाफट कर देते हैं, फिर क्वेश्चंस देखेंगे। ये थोड़ा बढ़ा कर रखा है। अच्छा, ये तो हमारा कौन से क्षेत्र में कितना बजट दिया गया? कृषि एवं सह संबंध गतिविधियां। आपको याद रखना है कृषि एवं सह संबंध गतिविधियां। अकेला कृषि का पूछा जाएगा ना,
तो उसमें ये मत बता देना। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, आपसे पूछा जाएगा कृषि के ऊपर कितना बजट पेश किया गया, तो कृषि के लिए बजट पेश किया गया वो तो इसको इसमें से कुछ चीजें हटानी पड़ेंगी, और कुछ कौन सी चीजें हटानी पड़ेंगी, संबंध गतिविधियां हटानी पड़ेंगे। संबंध के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे पशुपालन आ गया, जैसे कि मत्स्य विभाग आ गया, वो चीजें इसमें से घटाकर सिर्फ कृषि का निकालेंगे तो ये वाला आंकड़ा नहीं होगा। एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि मैम ये कुछ कई जगह पर क्या दे रखा है, कृषि का 600 ये करोड़ में है, ये किस में है, करोड़ में, कृषि का 600 करोड़ की बजाय कुछ कम दे रखा है, तो कम क्या कर दिया, कम में ये संबंध गतिविधियों को उसमें से माइनस कर दिया। पर्यावरण, वन, वन्य जीव और जलवायु मंत्रालय, अब इसके अंदर कितना पैसा लगाया गया है, 714.89 करोड़। ठीक है, सहकारिता, कोऑपरेटिव, देखो याद करो, कृषि एवं संबंध गतिविधियां, कृषि संबंध, तो क्या आ रहा है यहाँ पर, 7 कितना आ रहा है, 7600 करोड़। अब इतनी कम राशि तो होगी नहीं कि इतने इसके ऊपर भाई आप 3 डिजिट में राशि को याद करोगे, तो इस तरीके से याद करना, कृषि एवं सह संबंध गतिविधियों पर कितना, 7600 करोड़। ठीक है, पर्यावरण, वन और वन्य जीव मंत्रालय, जल्दी से बताओ किसके पास है, राव नरबीर सिंह के पास है। अब राव नरबीर सिंह ने चुनाव कहां से लड़ा था वो मुझे तुम बता दो। पर्यावरण, वन और वन्य जीव और जलवायु परिवर्तन के ऊपर कितना पैसा लगाया जाएगा, 714 करोड़, 714 करोड़। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए पर्यावरण के ऊपर कितना पैसा लगाया जाएगा, तब 714 मत बोलना, इस 714 में जलवायु परिवर्तन, वन्य जीव, वन, ये सब चीजें भी आ चुकी है। फिर आती है सहकारिता, कोऑपरेटिव, अब ये अकेला वर्ड है, कोऑपरेशन, सहकारिता कोऑपरेशन, कितना पैसा, 1214.97 करोड़। 3 डेटा फटाफट याद करो, चौथा और याद कर लो, शिक्षा व खेल, अब आपसे अकेला शिक्षा पे पूछा जा सकता है, खेल को हटाया जा सकता है, तो खेल वाला बजट में से पढ़ेंगे ना, तो खेल वाला डेटा को हटाने के बाद शिक्षा का इतना नहीं बचेगा। सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्च किया गया, 22,312। आपको ये तो याद ही रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, एजुकेशन एंड स्पोर्ट, एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के ऊपर कितना पैसा लगाया जाएगा, 22,312.16 करोड़। आप इस डेटा को 3-4 डेटा याद करवाऊंगी पूरे बजट में से, वो आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होना चाहिए। शिक्षा और ये क्या है, शिक्षा और खेल, शिक्षा और खेल के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा लगा, कितना पैसा लगा, 22,312 करोड़। सबसे पहले ऊपर वाला क्या था, कृषि वाला, 2 बार आ रहा था, कृषि और सह संबंध कितना था, 7600 करोड़। फिर उसके बाद क्या था, पर्यावरण, 3 डिजिट में डेटा था पर्यावरण वाला, पर्यावरण, वन, वन्य जीव, देखो इसको ऐसे मान लो, पर्यावरण 1, वन और वन्य जीव 2, जलवायु परिवर्तन 3, 3 चीजें 3 डिजिट में डेटा है, 714 करोड़, सबसे छोटा सा डाटा है। ठीक है, फिर सहकारिता में कितना है, 1254। गुड़गांव जिले की जो एरिया है वो कितना है, 1258 पढ़ते हो ना गुड़गांव वाला, और ये किसके पास है, सहकारिता, कोऑपरेटिव वाला कितना है, 1254। ठीक है, शिक्षा एवं खेल के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा है, कितना पैसा है, 22,312 करोड़। ठीक है, फिर से रिपीट करवा दूंगी आगे से जाके, युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग, सबसे पहले तो बताओ ये मंत्रालय किसके पास है, सबसे युवा मंत्री ही है वो। ठीक है, कितना है इसके ऊपर, 1372 करोड़। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, परिवार कल्याण, इस डेटा को याद कर लेना। वो एक मैंने कौन सा याद करवाया था, एजुकेशन वाला क्या था, 22,312। दूसरा डेटा सबसे ज्यादा कौन सा है, स्वास्थ्य वाला, दूसरा कौन सा है, स्वास्थ्य वाला, 10,500 स्वास्थ्य आएगा, फिर उसके अंदर चिकित्सा आ जाएगा, परिवार कल्याण, अब स्वास्थ्य होगा, स्वास्थ्य के लिए क्या हो जाएगा, चिकित्सा शिक्षा लेना जरूरी है, फिर परिवार का कल्याण जरूरी है, फिर उसमें आयुष मंत्रालय भी आ जाएगा, फिर उसके अंदर ESI भी आ जाएंगे जो फरीदाबाद में पहले स्थापित की गई थी, खाद्य एवं औषधि यानी कि बीमारी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड सारा जितना भी है ना, कई सारे नाम है, देखो 1, 2, 3, 4, फिर उसके बाद 5, 6, 7, मतलब इतनी सारी चीजें। ठीक है, उसके ऊपर कितना पैसा लगाया जाएगा, 10,500। आप है ना थोड़ा सा इन डेटा को थोड़ा आसपास का भी याद कर लोगे ना, तो तुम आराम से इस पेपर में कर पाओगे। कितना है, 10,539। फिर से याद करवाओ, शिक्षा वाला कितना था, 22,312, और कृषि वाला को इतना था, 7600। फिर 3 डिजिट वाला था पर्यावरण वाला, 714। फिर उसके बाद सहकारिता वाला कितना था, गुड़गांव की जमीन, गुड़गांव जिले का जितना एरिया ना, 1258, और ये कितना है, 1254, 7600। फिर उसके बाद 714, फिर 1254,
फिर सबसे ज्यादा शिक्षा पर 22,312, उसके बाद युवा अधिकारिता और उद्यमिता के ऊपर 1372 और फिर स्वास्थ्य के ऊपर 10,539। फिर गृह नागरिक सुरक्षा के 8,300, यानी कि घर में कितना पैसा चाहिए, घर में क्या रहते हैं, नागरिक, घर है, घर में नागरिकों की सुरक्षा चाहिए, और जेल में भी हमें क्या दी जाती है, सुरक्षा ही दी जाती है, लेकिन वो सुरक्षा गलत दूसरे तरीके से जेल में जाए होते हैं, उनको वो सुरक्षा मिलती है। तो घर चलाने के लिए कितना चाहिए, 8,300। घर का खर्चा चलाने के लिए, अब करोड़ वाली बात, सबके आगे करोड़ लगा हुआ, उसको बाद में देखेंगे। शिक्षा पर कितना चाहिए था, 22,000। स्वास्थ्य पे कितना चाहिए था, 10,000। घर चलाने के लिए कितना चाहिए, 8300। घर चलाने के लिए कितना चाहिए, 8300। ऊर्जा, अब घर चलाने के लिए ये चीजें, और साथ में हमें क्या चाहिए, बिजली भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए, तो ऊर्जा पर कितना चाहिए, 6300। घर चलाने के लिए कितना था, 8300। इसके लिए ऊर्जा के लिए कितना था, 6300। एजुकेशन के ऊपर कितना था, 22,000 समथिंग था, ठीक है। उसके बाद कृषि के ऊपर कितना था, 7600 था। उसके बाद गुड़गांव की जमीन मतलब गुड़गांव जिले की एरिया कितना था, गुड़गांव एरिया का सहकारिता 1214, ठीक है। यहां तक याद हो गए होंगे शायद। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखें, सामाजिक न्याय अधिकारिता अनुसूचित जातियां पिछड़े वर्ग कल्याण के लिए कितना, 16,650। अब ये देखो, इतना सामाजिक न्याय, ठीक है, अधिकारिता, अनुसूचित जातियां, यानी कि उनको हमें क्या देना पड़ेगा, उनको हमें जमीन भी देनी पड़ेगी, उनको घर भी बनवा कर देने पड़ेंगे, उनको शिक्षा भी फ्री देनी पड़ेगी, उनके हेल्थ के ऊपर भी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। उन सब को मिलाकर कितना हो रहा है, 16,650। एजुकेशन वाला 22,000 था, स्वास्थ्य वाला 10,000 था, और ये वाला सामाजिक कार्य वाला, ये वाला कितना है, 16,650। महिला एवं बाल विकास 2100 रुपए में। महिला, अभी थोड़ी देर पहले एक लाडो लक्ष्मी योजना करी थी ना, लाडो लक्ष्मी योजना किसके लिए थी, महिलाओं के लिए। तो महिला एवं बाल विकास के लिए कितना आ गया, 2101। याद कर लो, लाडो लक्ष्मी योजना कितनी थी, 2100 की थी। महिला और बाल विकास के लिए भी कितना आ गया, 2100। विकास एवं पंचायत तथा ग्रामीण विकास, यानी कि गांव का डेवलपमेंट, घर चलाने के लिए कितना चाहिए था, 8300। और ऊर्जा के लिए कितना चाहिए था, 6300। अब यहाँ पर क्या चाहिए, विकास, पंचायत, ग्रामीण विकास, उसके लिए क्या चाहिए, 7300। देखो 3 डेटा याद करवाती हूँ तुम्हें, 8300, 6300 और 7300। ये किसके लिए चाहिए था, घर के लिए चाहिए था। इसके लिए, ये किसके लिए चाहिए था, ऊर्जा के लिए चाहिए था। और अब यहाँ पर क्या करना है, गांव का, अब यहाँ घर से काम नहीं चला रहे हैं, अब गांव को भी देखना, और गांव को भी देखना है, तो कितना आ गया, 7300। इस तरीके से याद कर सकते हो आप। परिवहन, अब परिवहन एवं नागरिक उड्डयन, मार्केट भी जाना, हमें मार्केट में जाना है, शॉपिंग करने के लिए भी जाना है, तो फिर कुछ और पैसे चाहिए, लेकिन इतने पैसे नहीं चाहिए हमें घर चलाने के लिए। बचेगा वही तो यहाँ पर लगाएंगे ना, घर चलाने के लिए, ऊर्जा के लिए चाहिए था, फिर गांव के विकास के लिए चाहिए था। अब क्या है, मार्केट, परिवहन और नागरिक, उसके लिए हमें सिर्फ 3900 का मतलब 3904 करोड़। नेक्स्ट देखें, नगर एवं ग्राम आयोजन शहरी स्थानीय निकाय, यानी कि शहरों के लिए, वो तो किसका था, 7300 तो किसका था, ग्रामीण के लिए था। और यहाँ पर किसकी बात कर रही है, नगरों की। अब नगरों का कितना है, नगरों में हम इतना ज्यादा पैसा नहीं देंगे, क्योंकि नगरों में ऑलरेडी अमीर ही लोग रहते हैं, ठीक है, तो उनके डेवलपमेंट के लिए हमें इतना ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। कितना पैसा, 5911। उद्योग एवं वाणिज्य के लिए कितना है, 1848। सिंचाई जल संसाधन कितना है, 6024। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी 4950। लोक निर्माण सड़कों के लिए 4800। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के लिए 2860। ठीक है, मोटा मोटी मैं याद करवाऊं तो मोटा मोटी दोबारा से फिर से याद करवाऊं तो शिक्षा पर कितना था, 22,000 समथिंग करोड़। ठीक है, फिर उसके बाद किसकी बात करें, स्वास्थ्य की बात करें। स्वास्थ्य की कितनी बात थी, स्वास्थ्य का कितना था, 10,500 के आसपास, 10.5 के आसपास। फिर उसके बाद सबसे बड़ा डेटा और कौन सा था, वो अनुसूचित जाति वाला। ठीक है, वो कितना था 16,000 के आसपास था। ठीक है, फिर गृह विभाग में कितने चाहिए थे, 8300 चाहिए थे। ऊर्जा के लिए कितना चाहिए था, 6300 चाहिए था। फिर उसके बाद एक और क्या था, गांव के विकास डेवलपमेंट के लिए कितना चाहिए था, 7300 के आसपास चाहिए था। मार्केट जाने के लिए, परिवहन यात्रा करने के लिए 3900 के आसपास चाहिए था। कृषि के ऊपर, कृषि शय और संबंधित क्षेत्र के लिए कितना चाहिए था, 7600 चाहिए था। लगभग तुम्हें याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखो, ये हो चुका है।
ठीक है, बजट का सारांश, बजट का सारांश, खर्चा कहां से आता है, ये एक मिनट, स्लाइड को छोड़ो, स्लाइड को भी छोड़ो। सबसे ज्यादा पैसा बजट सारांश, कहाँ खर्च होता है रुपया, रुपीज इन, कहां पर सबसे ज्यादा खर्च होता है, सबसे ज्यादा खर्च कहां होता है, आर्थिक सेवाएं, कितने, 21.53%, कृषि एवं सिंचाई के ऊपर 10.67%, परिवहन के ऊपर 3.70%, ग्रामीण विकास और पंचायत, जो पैसे पहले डेटा याद करवाया था उसका परसेंटेज में निकाल रखा है, और बाकी सब पर मिलाकर कितना है ये वाला, फिर से याद करो। आर्थिक सेवा, इकोनॉमिक सर्विसेज के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा है, इकोनॉमिक सर्विसेज के ऊपर, इकोनॉमिक सर्विसेज के ऊपर कितना है, 21.53%, कृषि के ऊपर कितना है, 10.67%, परिवहन नागरिक उड्डयन पर कितना है, 3.70%, ग्रामीण विकास के लिए कितना है, 3.6%, और बाकी के लिए 3.55। ठीक है, फिर आ गया ये पेंशन, पेंशन के ऊपर कितना जाता है, 8.2% जाता है। ठीक है, और बाकी ज्यादा मोटी पैसे कहाँ जाती है, ज्यादा मोटा पैसा कहाँ जाता है, हमने जो इतना ऋण ले रखा है उसका भुगतान करने में कितना जाता है, 30.26%। ठीक है, फिर उसके बाद 2024-25 में जीडीपी का 2.68% रहने का अनुमान है। और देखो क्या कहता है, राजकीय घाटा होता है ना, जो फिस्कल डेफिसिट होता है, वो जीडीपी का कितना परसेंटेज से कम होना चाहिए, जीडीपी के 3% से कम होना चाहिए। सीधा सीधा पूछा जाता है कि जो फिस्कल डेफिसिट है, जो राजकोषीय घाटा है, वो जीडीपी से कितना परसेंटेज कम रहना चाहिए, जीडीपी के 3% से, जीडीपी के 3% से कम रहना चाहिए। तो यानी कि ये 2.68 का अनुमान है, तो ये किससे कम है, 3%। पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन। 25-26 में जीडीपी के 2.67% सीमित रहने का लक्ष्य है। ठीक है, उसके बाद ये अभी करवा दिया था, 24 उपक्रम चलाए जा रहे हैं। 24 में से क्या है, 43 उपक्रम चलाए जा रहे हैं। 43 में से 24 क्या है, कंपनी एक्ट में, और 19 क्या है, कोऑपरेटिव में। 48 योजनाओं का विलय कर दिया गया है, और 20 को क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया। यानी कि आपसे पूछा जाए कितनों का विलय कर दिया गया, 48 का, और खत्म कितनी कर दी गई, 20। ठीक है, ये 6 मैंने पहले करवा दिए थे, रिपीट हो रखे हैं इन स्लाइड्स में, दोबारा नहीं करेंगे। बजट कितना था, बजट कितना था, 2,05,017.29 करोड़, 2,05,017.29 करोड़। कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, 13.7% वृद्धि हुई। ठीक है, उसके बाद प्रति व्यक्ति आय दो तरीके से निकालते हैं, दो तरीके से कैसे निकालते हैं, दो तरीके से ऐसे निकालते हैं। 2014-15 में प्रति व्यक्ति आय, इसको याद नहीं करना आपको, ये वाली याद करनी है, ये वाली कितनी है प्रति व्यक्ति आय, प्रचलित भाव के ऊपर कितनी है, 3,53,182, 3,53,182 प्रति व्यक्ति आय, और कितनी वृद्धि हुई है उसके अंदर, 9.1% वृद्धि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट, जो संविधान का ये जो बजट पेश किया जाता है ना, बजट कौन से संविधान के आर्टिकल से है, ये 202(1), यानी कि बजट कौन से आर्टिकल में लिखा, ये पेश किया गया है अनुच्छेद 202(1) के तहत इसको। ठीक है, ये वही सारी चीजें दोबारा से आ गई। ठीक है, बजट को कितनी देर, बजट कौन सी तारीख को आया था, 17 मार्च 2025 को, कितनी देर में पेश किया था, 2 घंटे 57 मिनट में। ठीक है, ठीक, अब करते हैं बजट के कुछ क्वेश्चंस। 3 कानून, 3 आपराधिक कानून अभी बताया था ना मैंने, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, तीनों याद रहने चाहिए तुम्हें। ठीक है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई थी, यूपीएस। यूपीएस में क्या लिखा गया है कि जो आदमी 10 साल की नौकरी कर लेगा ना, 10 साल की नौकरी कर लेगा, तो उसको 10,000 प्रति माह दिए जाएंगे, और क्या दिया जाएगा, 30% उसकी फैमिली को दिया जाएगा। यूपीएस आपसे पूछा जाएगा, यूपीएस की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। कब आई है ये अभी आई है इसी बजट के दौरान। ठीक है, कितना पैसा बताया, जो 10 साल की मिनिमम सेवा नौकरी कर लेगा ना, तो उसको 10,000 प्रति माह दिया जाने लग जाएगा, और उसकी फैमिली को 30%। 25 साल की पूरी नौकरी कर लेगा तो फिर पूरा उसको पे आउट दिया जाएगा। ठीक है, अब करते हैं इसके क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
हरियाणा राज्य का बजट कब प्रस्तुत किया गया? हरियाणा राज्य का बजट पहली लाइन में मैंने बताया था कब प्रस्तुत किया गया था, 17 मार्च 2025 को, 17 मार्च 2025 को। हरियाणा राज्य का वर्ष 25-26 का बजट किसने पेश किया? किसने पेश किया? ये तो हमारे क्या है, शिक्षा मंत्री है, ठीक है। नरबीर सिंह के पास क्या, पर्यावरण वन मंत्रालय है। अनिल विज के पास क्या है? अनिल विज के पास क्या है? ट्रांसपोर्ट है, लेबर है और ऊर्जा मंत्रालय है। नायब सिंह सैनी ये क्या हमारे वित्त मंत्री है, प्लानिंग मंत्री भी यही है, वित्त मंत्री भी यही है, गृह मंत्री भी यही है, सीएम भी यही है, काफी सारे मंत्रालय इनके पास है। और बजट किसने पेश किया था? नायब सिंह सैनी ने। किसने पेश किया था? नायब सिंह सैनी। ठीक है, नेक्स्ट देखें। हरियाणा के किन 2 शहरों को एआई का हब, अभी बताया था, वो जो 6 पॉइंट बताए थे ना मैंने, 6 पॉइंट में क्या था, एक संकल्प वाला था, नशा वाला, एक एआई वाला था, एक 2047 में क्या करना था, 1 ट्रिलियन वो करनी थी, हमें पूंजी इकट्ठी करनी थी, 50 लाख नौकरी देनी थी। उसी के अंदर क्या था, एक 2 शहरों में एआई हब स्थापित किया जाएगा, ठीक है। और एक क्या था, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर। 6 पॉइंट बताए थे स्टार्टिंग में, उसमें से 2 कौन कौन से शहर थे? 2 शहर कौन कौन से थे? गुड़गांव व पंचकुला, गुड़गांव व पंचकुला। ठीक है, नेक्स्ट देखें। हरियाणा के युवाओं को नशे के जाल में से फंसने से बचाने के लिए कौन सा प्राधिकरण बनाया गया? कौन सा प्राधिकरण बनाया गया? संकल्प। कौन सा प्राधिकरण बनाया गया? 6 पॉइंट बताए थे, उसमें से क्या था? संकल्प। हरियाणा सरकार के कुल कितने उपक्रम है? अभी बताया था, कितने उपक्रम है? 43 उपक्रम है। कितने उपक्रम है? 43। 24 और 19 अलग अलग बताए थे। 24 तो किस में थे? कंपनी एक्ट में आते थे, और 19 किस में आते थे? कोऑपरेटिव सोसाइटीज में आते थे। नेक्स्ट, 25-26 का कुल बजट कितना है? 2,05,017.29 करोड़। कितनी बार बताया? 2,05,017.29 करोड़। बिल्कुल डेटा लिखा हुआ याद कर लो, ठीक है। अमर सर ने तुम्हें कितना डेटा याद करवा रखा है, उनको कितने सारे पॉइंट्स याद है, मतलब फटाफट लिखवा देते हैं ना, वो एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है। उनके 25 में से 25 नंबर ऐसे ही नहीं आते हैं, वो 25 में से 25 नंबर लाने के लिए पता नहीं कितनी चीजों को कितनी बार उन्होंने लिख कर देखा हुआ। उनके है ना, यहाँ पर सब कुछ भरा पड़ा है, ठीक है। तो आप चीजों को क्या किया करो, चीजों को लिख कर देखा करो। मैं बार बार बोल रही हूँ, 2,05,017। कईयों को तो 2,05,017 भी नहीं लिखना आता होगा। अगर आपने ऐसे रट्टा मार लिया ना 2,05,017.29 करोड़, तो उसको एक बार लिख कर देख लो, क्योंकि पेपर में कई बार इतना डिस्टर्ब होता है बच्चा, उसको लिखना ही नहीं आता है, ठीक है। पेपर में बच्चा कई बार इतना डिस्टर्ब हो जाता है, उसको 2,05,017.29 करोड़ लिखना नहीं आता है, क्लास में होगा, ठीक है। तो आप उसको कॉपी पर लिख कर देख लिया करो, तो कौन सा पॉइंट आ जाएगा? ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखें। 25-26 का बजट पिछले वर्ष के बजट से कितना प्रतिशत अधिक था? थोड़ी देर पहले थ्योरी में बताया था, कितना प्रतिशत अधिक है? 13.7%। कितना अधिक है? 13.7%। ठीक है, 13.7%। नेक्स्ट देखें। प्राकृतिक खेती के लिए 25-26 में कितने एकड़ भूमि का लक्ष्य रखा गया? पहले कितना था? 25,000 एकड़ भूमि का था। 25,000 वाला बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 1,00,000 एकड़ वाला। प्राकृतिक खेती अब 25,000 की जगह पर बढ़ाकर नेक्स्ट 25-26 के बजट में कितना कर दिया गया? 1,00,000 एकड़। हरियाणा सरकार देसी गाय के खरीद के ऊपर कितना अनुदान मिलता था? पहले 25,000 मिलता था, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 30,000 अनुदान कर दिया गया, ठीक है। हरियाणा सरकार 25-26 में कितनी लवणीय भूमि को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा? कितनी लवणीय भूमि को पुनर्जीवित करेगी? 1,00,000 एकड़ को, 1,00,000 एकड़ को, ठीक है। नेक्स्ट देखें। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान की खेती छोड़ने वाले किसान को सरकार कितने रुपए देगी? धान की खेती छोड़ देगा ना, पहले 7,000 रुपए दिए जाते थे, अब उसको कितने दिए जाएंगे? 8,000 रुपए दिए जाएंगे। कब शुरू हुई थी? 2020 में शुरू हुई थी। धान की सीधी रुपाई के लिए पहले 4,000 रुपए दिए जाते थे, अब कितने रुपए दिए जाएंगे? 4,500 रुपए। अभी थ्योरी में सारी चीजें करवाई थी। पराली के प्रबंधन के लिए पहले 1,000 रुपए दिए जाते। ये भी तो पूछ सकता है कि अब 1,200 दिए जा रहे हैं, तो पहले कितने दिए जा रहे थे? पहले कितने दिए जा रहे थे? 1,000, और अब कितने दिए जा रहे हैं? 1,200 रुपए दिए जा रहे हैं। हरियाणा में कितने बीज प्रशिक्षण केंद्र है? हरियाणा में कितने बीज प्रशिक्षण केंद्र है? 4 बीज प्रशिक्षण केंद्र है, और चारों बीज प्रशिक्षण केंद्र का नाम फटाफट अपनी कॉपी में लिख लो। एक तो कहां पर है? करनाल में है, एक कहां पर है? रोहतक में है, और एक कहां पर है? पंचकुला में है,
और एक कहाँ पर है, सिरसा में है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि बीज प्रशिक्षण केंद्र, बीज प्रशिक्षण लैब कहाँ कहाँ पर है हरियाणा में, तो 4 बीज प्रशिक्षण लैब हैं और बाकी सारे बचे हुए जिलों में बीज प्रशिक्षण लैब स्थापित करने की बात चल रही है। अभी फिलहाल कितनों में, 4 में ही है, करनाल, रोहतक, पंचकुला और सिरसा। आंसर विल बी 4। हरियाणा प्रदेश में बागवानी के कितने उत्कृष्ट केंद्र बनाए जाएंगे? बागवानी के कितने उत्कृष्ट केंद्र बनाए जाएंगे? 11 उत्कृष्ट केंद्र बनाए जाएंगे। ठीक है, बागवान कितने उत्कृष्ट केंद्र हैं? कितने उत्कृष्ट केंद्र हैं? 11 है। 3 कौन कौन से की बात चल रही है? 3 कौन कौन से की बात चल रही है? एक तो अंबाला की, एक यमुनानगर की और एक किसकी बात चल रही है? हिसार की। अंबाला में क्या बनेगा? लीची का बनेगा। किसका बनेगा? लीची का। यमुनानगर में किसका बनेगा? स्ट्रॉबेरी का बनेगा। स्ट्रॉबेरी का बनेगा। और हिसार में किसका बनेगा? खजूर का बनेगा। अमरूद केंद्र भी कहां पर है? हिसार में। और किन्नू प्रसंस्करण केंद्र कहां बताया था मैंने? सिरसा में बताया। अभी फिलहाल कितने हैं? 11 है। नेक्स्ट देखिए, वित्त वर्ष 25-26 में कितने उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए जाएंगे? अभी बताए थे 3, तीनों के मैंने अभी नाम भी बता दिए थे। नेक्स्ट देखो, पशुधन बीमा योजना के तहत एक किसान कितने पशुओं का बीमा करवा सकता है? कितने पशुओं का बीमा करवा सकता है? आज के दिन वो 10 पशुओं का बीमा करा सकता है। ठीक है, पहले कितनों का करा सकता था? 5 का करा सकता था। अब कितनों का करा सकता है? 10 पशुओं का बीमा करा सकता है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में कुल कितने वीटा बूथ हैं? हरियाणा में कुल कितने वीटा बूथ हैं? तो कितने वीटा बूथ हैं? ये थ्योरी में ये वाला पॉइंट रह गया था। हरियाणा में बजट के अंदर कितने वीटा बूथ बता रखे हैं? 618 तो है ही नहीं, 638 कितने बता रखे हैं? कितने वीटा बूथ बता रखे हैं हरियाणा? इसमें वीटा बूथ कितने बता रखे हैं? 638। नेक्स्ट देखिए, 25-26 के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को कितना बजट आवंटित किया गया? देखो मैंने वहां पर क्या बोला था? कृषि एवं सहबंध क्षेत्र। क्या बोला था? कृषि एवं सहबंध क्षेत्र, यही बोला था। फर्स्ट पॉइंट याद करवाया था। कितना बताया था मैंने? 7600 करोड़, 7600 के आसपास था, 7600 पॉइंट समथिंग था। तो 7600 करोड़ मैंने जब बताया, इसमें तो कहीं पर भी 7600 करोड़ है भी नहीं, है नहीं ना। अब वहां पर क्या था? कृषि एवं सह संबंध क्षेत्र लिखा हुआ था और यहाँ पर क्या है? कृषि एवं किसान कल्याण। अब सह संबंध में क्या क्या आ रहा था? सह संबंध में पशुपालन, मत्स्य सब कुछ आ रहा था। ठीक है, तो वो नहीं है इसके अंदर। तो सिर्फ कृषि एवं किसान कल्याण की बात करें तो कितना बजट पेश किया गया उसके ऊपर? 4229.29 करोड़, यानी कि कितना हो गया? 4229.29 करोड़। ठीक है, कृषि एवं किसान कल्याण के ऊपर। नेक्स्ट देखिए, 25-26 में बागवानी। अब ये बागवानी भी तो उसी में आता है, कृषि में ही आता है। अब ये वाला पार्ट भी उसमें 7600 में से हटा दिया गया। तो कितना बागवानी विभाग को कितना बजट आवंटित किया गया? कितना बजट आवंटित किया गया? 1068.89 करोड़। कितना किया गया? 1068.89 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट देखें, पशुपालन। अब ये भी उसी में कृषि और से संबंध में आ गया। विभाग को कितना बजट आवंटित किया गया? कितना बजट आवंटित किया गया? 2083, क्या बोलते हैं इसको? 2083.43 करोड़। कितना बोलते हैं? 2083.43 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, मत्स्य पालन। मत्स्य पालन विभाग को कितना बजट पेश किया गया? मत्स्य पालन विभाग को कितना बजट पेश किया गया? तो कितना पेश किया गया? 218.76 करोड़। कितना? 218.76 करोड़। नेक्स्ट, सहकारिता क्षेत्र का कितना? सहकारिता क्षेत्र। अब ये एक अकेला सेकंड पॉइंट बताया था, जिसकी जब सेकंड नहीं था, थर्ड वाला था, जिसको मैंने किसके बराबर माना था? गुड़गांव जिले के एरिया के बराबर माना था और उससे थोड़ा सा कम माना था। सहकारिता, कोऑपरेटिव सेक्टर, तो बताया था ना कोऑपरेटिव सेक्टर में कितना था? ये देखो पीछे वाले क्वेश्चन तो किसके थे? कृषि वाले के पार्ट थे। ये इंडिपेंडेंट है। कितना है? 1254.94 करोड़। कितना है? 1254 पॉइंट। ये पूरा आंकड़ा मैंने 1258 के साथ रिलेट करके बताया था, तो कितना आ जाएगा? 1254.94। हरियाणा सरकार किन 2 संस्थानों पर IIT अपग्रेड करेगी? किन के ऊपर करेगी? IIT नहीं था भाई, यहाँ पर IIT नहीं था, यहाँ पर था HIT। क्या था? HIT। एक तो क्या था? नीलोखेड़ी करनाल, और दूसरा क्या था? पन्नीवाला मोटा सिरसा। ये तो कहां पर है? करनाल में, और ये कहां पर है? सिरसा में। तो कहां पर स्थापित करेगी? नीलोखेड़ी और पन्नीवाला मोटा। नेक्स्ट, स्कूल शिक्षा
विभाग को, अब वहां पर स्कूल शिक्षा और साथ में क्या था, खेल, एजुकेशन, और क्या था, एजुकेशन के साथ खेल भी दे रखा था ना, और उसके साथ वो कितना दे रखा था, सबसे बड़ा था 22,000 समथिंग था। अब इसमें क्या कर दिया, इसमें सिर्फ स्कूल शिक्षा की बात की जा रही है। अब स्कूल शिक्षा के ऊपर कितना दिया जा रहा है, स्कूल शिक्षा के ऊपर कितना दिया जा रहा है, 17,848 करोड़। कितना, 17,848 करोड़। ठीक है, वहां पर स्कूल शिक्षा नहीं, वहां पर क्या था, क्या था वहां पर, शिक्षा, एजुकेशन एंड स्पोर्ट, वहां पर क्या दे रखा था, वो एजुकेशन और स्पोर्ट दोनों साथ साथ में दे रखे थे। लेकिन यहाँ पर क्या बात कर रही है, यहाँ पर सिर्फ स्कूल शिक्षा। एजुकेशन में तो कॉलेज भी आएगा ना, हायर शिक्षा भी आएगी, वहां सब मिलाकर 22,000 कुछ था, और यहाँ पर अकेला स्कूल शिक्षा पर पैसा कितना किया जा रहा है, 17,848 करोड़। उच्चतर शिक्षा विभाग को कितना बजट दिया जाए, अब वो तो क्या था, स्कूल शिक्षा था। अब उच्चतर की बात करें तो उच्चतर में कितना दिया जाएगा, उच्चतर में देखो पिछले वाले में क्या था, स्कूल शिक्षा था 17,848, और उच्चतर की बात करेगा तो कितना दिया जाएगा, 3894 करोड़, 3874 करोड़। कितना है, 3874 करोड़। नेक्स्ट, ITI विभाग को कितना बजट आवंटित, अभी ITI भी उसी में आती है, और ITI वालों को कितना पैसा दिया जाएगा, ITI वालों को कितना पैसा दिया जाएगा, कितना पैसा दिया जाएगा, 574 करोड़। कितना पैसा दिया जाएगा, 574 करोड़। स्वास्थ्य विभाग, अब वहां पर स्वास्थ्य विभाग कितना था, स्वास्थ्य विभाग के साथ कोई और पॉइंट भी दे रखे थे, आयुष दे रखा था, आयुर्वेद दे रखा था, जो वो ESI स्थापित की जा रही है, वो सारी चीजें दी जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग पर कितना बजट पेश करेंगे, अब स्वास्थ्य के ऊपर कितना बजट पेश करेंगे, जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से बताओ। 10,159, वो इससे थोड़ा ऊपर वाला डेटा था, कितना, 10,159 करोड़। वर्ष 25-26 में कितने IMT खोले जाएंगे, अभी बताए थे, किसके ऊपर, खरखोदा IMT के ऊपर के हिसाब से कितने IMT स्थापित किए जाएंगे, 10 IMT स्थापित किए जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, 10। एक ब्लॉक एक उत्पाद, कौन सी योजना थी, किसी भी जिले के एक ब्लॉक के एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए, समाज के सामने, दुनिया के सामने उसका प्रदर्शन क्रिएट करने के लिए एक पद्मा योजना स्थापित की गई। पद्मा योजना आई थी, किस नीति के तहत लागू किया गया, कौन सी नीति थी वो, पद्मा, सेंट्रल गवर्नमेंट की नीति थी, मनोहर नीति नहीं है, पद्मा नीति। हरियाणा प्रदेश में औद्योगिक श्रम न्यायालय कितने बताए थे मैंने, श्रम न्यायालय कितने बताए थे मैंने, 9 श्रम न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। मैंने किसी बुक में देखा था, कहीं किसी पर 14 लिखा हुआ था, 14 नहीं है, ओरिजिनल बजट को पढ़ के देखना, ओरिजिनल बजट को मैंने देखा था, वहां पर कितना था, 9 था। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को कितनी राशि आवंटित की जाएगी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को कितनी राशि आवंटित की जाएगी, कितनी राशि आवंटित की जाएगी, 1848 करोड़। कितना, 1848 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बजट में श्रम विभाग को कितनी राशि दी जाएगी, अकेला श्रम विभाग की बात करेंगे तो कितनी बात दी जाएगी, 96 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। बजट में खेल विभाग, अब ये खेल को पहले किसके साथ जोड़ा था, एजुकेशन एंड स्पोर्ट इकट्ठा दिया था 22,000 में से। सिर्फ अकेले खेल की बात करें तो खेल विभाग को कितना दिया जाएगा, 1961 करोड़। कितना दिया जाएगा, 1961 करोड़ दिया जाएगा। बजट में पंचायती राज मंत्रालय को कितना बजट दिया जाएगा। अब पंचायत कौन सा एक्ट था, देखो वो पीछे वाला तो छोड़ो, इसी की बात करते हैं। पंचायती राज मंत्रालय में कितना बजट था, ठीक है। अब कितना पंचायती राज, ये पंचायती कौन सा एक्ट था, 73वां कुछ 72वां 74वां एक्ट पढ़ते हो ना पंचायतों के बारे में, तो उससे याद कर सकते हो। 7313 करोड़ कितना दिया जाएगा, 7313 करोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट, शहरी स्थानीय, अब वो 7300 था, अब यहाँ पर किसकी, बहुत पंचायतों की बात चल रही थी, यहाँ पर शहरी स्थानीय निकाय को कितना बजट दिया जाएगा, शहरी स्थानीय निकाय को कितना बजट दिया जाएगा, 5666। दोबारा से रिपीट कर दूं, पंचायती राज मंत्रालय किसके, कौन से एक्ट के आसपास पढ़ते हो, 73वां 74वां एक्ट पढ़ते हो ना, और उसी के आसपास कितना आ जाएगा, 7313 करोड़। ऐसे ही शहरी स्थानीय निकाय को 5666 करोड़ रुपए। 25-26 के नगर एवं ग्राम बजट नियोजन विभाग को कितना बजट आवंटित किया जाएगा, गांवों में कितना बजट आवंटित किया जाएगा, नगर एवं ग्राम विभाग को कितना बजट आवंटित किया जाएगा, 231 करोड़। कितना बजट आवंटित किया जाएगा, 231 करोड़।
पीछे वाला श्रम न्यायालय, श्रम न्यायालय कितने थे, 9 थे। और ग्राम पंचायतों को कितना दिया जा रहा था, 7300 के आसपास दिया जा रहा था। ठीक है, कृषि के ऊपर कितना पैसा खर्च कर रहे थे, 76,000। एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के ऊपर कितना कर रहे थे, 22,000 के आसपास। स्वास्थ्य पर 10,000 के आसपास। घर में 8300, उसके बाद ऊर्जा में 6300, फिर ये थे यातायात वाला था जो परिवहन और उड्डयन मंत्रालय था, उसमें कितना किया जा रहा था, 7300 के आसपास किया जा रहा था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, वर्ष 2025-26 में पब्लिक हेल्थ विभाग पर कितना बजट आवंटित किया जाएगा, पब्लिक हेल्थ विभाग पर कितना आवंटित किया जाएगा। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, मार्केट में जाने के लिए कितना चाहिए था, यातायात के लिए 3900 के आसपास चाहिए था। और यहाँ पर कितना है, यहाँ किसकी बात कर रहा है, पब्लिक हेल्थ विभाग को 4950.96 करोड़। मेन जो डेटा है ना, उसमें से ये शब्दों को मिलाया करो कि इसके साथ वहां पर कुछ और शब्द भी दे रखे हैं, तो यानी कि उस बजट में से कुछ पैसे घट गए हैं। यहाँ पर कितना 4950, ऐसे याद कर लो, पब्लिक हेल्थ विभाग 4950 करोड़ करके। ठीक है, नेक्स्ट देखो ऊर्जा विभाग। अब ऊर्जा विभाग को, अब वहां पर तो हम ऊर्जा विभाग पर कितना पढ़ रहे थे, 6300 पढ़ रहे थे, यही पढ़ रहे थे ना, 6300 पढ़ रहे थे। ठीक है, ऊर्जा विभाग को कितना बजट दिया जाएगा, तो ऊर्जा विभाग को कितना बजट दिया जाएगा, 3387। ये वाला याद नहीं करना, उस ऊर्जा के साथ कुछ और चीजें भी साथ में थी। यहाँ पर कितना याद करना है, 3387 करोड़, 3387 करोड़। नागरिक उड्डयन विभाग, अब नागरिक उड्डयन के साथ परिवहन दे रखा था, अब परिवहन और नागरिक उड्डयन इकट्ठे दे रखे थे, तब तो उसका आंसर कितना पढ़ रहे थे हम, 6300 पढ़ रहे थे। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उड्डयन विभाग की बात हो रही है, सिर्फ उड्डयन विभाग की, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 516 करोड़, 516 करोड़। ठीक है, पर्यटन एवं विरासत विभाग, पर्यटन एवं विरासत विभाग कितना आ जाएगा, पर्यटन एवं विरासत विभाग पर कितना आ जाएगा, 262.31 करोड़। लोक निर्माण विभाग को कितना बजट, लोक निर्माण, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट वाला जो रणबीर गंगुआ बरवाड़ा से मंत्री हैं, उनके पास है ये लोक निर्माण के ऊपर, तो लोक निर्माण पर कितना दिया जाएगा, 4380 करोड़। ठीक है, सिंचाई एवं जल संसाधन, अब ये किसके पास है, जल संसाधन वाला श्रुति चौधरी के पास है, सिंचाई एवं जल संसाधन को। अब श्रुति चौधरी को कितने पैसे दिए जाएंगे, श्रुति चौधरी को कितने पैसे दिए जाएंगे, श्रुति चौधरी को 6024.72 करोड़, कितने, 6024.72 करोड़। सैनिक एवं अर्धसैनिक, अभी मैंने 3 चीजें बताई थी, 6ठी से 12वीं तक उनके बच्चों को कितना पैसा दिया जाएगा, 60 के। कॉलेज में जाएंगे, डिप्लोमा करेंगे तो कितना, 72 के। मास्टर करेंगे तो कितना दिया जाएगा, 96 के, शहीद होने पर। अब सैनिक और अर्धसैनिक, सैनिक और अर्धसैनिकों के विभाग को कितना बजट दिया जाएगा, कितना बजट दिया जाएगा, 135.41 करोड़। ठीक है, पर्यावरण मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय किसके पास है, राव नरबीर जी के पास है, किसके पास है, राव नरबीर जी के पास है। पर्यावरण मंत्रालय राव नरबीर जी को कितना दे देंगे, 714 करोड़, 714 करोड़। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, यानी कि आईटी जो सेक्टर्स होते हैं, उसमें कितना दिया जाएगा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में कितना दिया जाएगा, 262 करोड़, 262 करोड़। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास है, श्रुति चौधरी के पास है, और श्रुति चौधरी को कितना दे देंगे हम, 1372 करोड़, कितना दे देंगे, 1372। समाज कल्याण, समाज कल्याण के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा जा रहा था, और समाज कल्याण के ऊपर ये तो एग्जैक्ट ये याद किया था ना, समाज कल्याण विभाग पर कितना जा रहा था, 16,650 करोड़, 16,650 करोड़। राजस्व विभाग को कितना बजट दिया जाएगा, राजस्व विभाग को कितना बजट दिया जाएगा, राजस्व विभाग को कितना बजट दिया जाएगा, 2826 करोड़, 2826 करोड़। और गृह विभाग, अब घर में कितना खर्चा था, घर में कितना खर्चा था, ये तो हमने याद करा था, घर में कितना खर्चा था, घर में कितना खर्चा था, 8300 याद किया था ना, 8315 करोड़, कितना था, 8315 करोड़। खनन एवं भू विभाग, अभी थोड़ी देर पहले श्रम विभाग को दिया था हमने, कितना दिया था, 96 करोड़, अकेला 96 करोड़ दिया था। यहाँ पर किसकी बात आ रही है, खनन विभाग की, तो खनन एवं भू विभाग को कितना देंगे, 121 करोड़, कितना देंगे, 121। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय औसतन कितनी बढ़ गई है, प्रति व्यक्ति आय औसतन कितनी बढ़ गई है, प्रदेश में कितनी बढ़ गई है, वो जो हमने याद करा था 353,182, ये क्या थी, प्रति व्यक्ति आय, और ये प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ गई है, 9.1%,
ठीक है। प्रति व्यक्ति आय कितने हैं? 353,182। हरियाणा के बजट में राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है जीडीपी का? 1.47%। कितना है? 1.47%। राज्य के घाटा उसकी जीडीपी से कितना प्रतिशत अधिक नहीं होना चाहिए? 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। हरियाणा में कुल कितने पुलिस थाने? 429 पुलिस थाने। साइबर थाने कितने हैं? 29। महिला थाने कितने हैं? 33। टोटल थाने कितने हैं? 429। ठीक है, ऐसे याद करवा रखा ना अमर सर ने तुम्हें, ऐसे ही फटाफट लिखते हैं ना वो सारी चीजें, फटाफट लिखते रहते हैं। उनको पता नहीं कितना डेटा उन्होंने स्टोर कर रखा है अपने अंदर, कितने टाइम से उन्होंने चीजें लिख कर रखे, ऐसे ही नहीं आते हैं उनके नंबर। पुलिस विभाग ने महिलाओं की पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाकर कितने से कितनी कर दी गई है? पहले 6% था, अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया? उसको 12% कर दिया गया। किस जिले में अमरूद प्रसंस्करण केंद्र? अमरूद और किन्नू के दो याद करवाए थे। अमरूद वाला कहाँ था? हिसार में। किन्नू वाला कहाँ था? सिरसा में था। दो मॉडल संस्कृत स्कूल के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 10 किलोमीटर। इन दो जिलों में आयुष वाला क्या याद करा था हमने? आयुष वाला क्या याद करा था हमने? जींद और रेवाड़ी। क्या याद किया था? जींद और रेवाड़ी। ठीक है, क्या याद किया था हमने? जींद और रेवाड़ी। हरियाणा में सैनिक संग्रहालय कहां पर खोला जाएगा? सैनिक संग्रहालय तो रेवाड़ी में खोला जाएगा। ठीक है, 25-26 में किस क्षेत्र में अधिकतम बजट दिया गया? सबसे ज्यादा बजट कहां पर दिया गया है? सबसे ज्यादा बजट कहां दिया गया है? ठीक है, सबसे ज्यादा बजट 22,000 करोड़ के आसपास था। वो कहां दिया गया था? वो शिक्षा पर दिया गया था। यमुनानगर में कितने मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट? यमुनानगर में तो 800 मेगावाट का, दो पहले से ही 300 के, टोटल 1400 हो जाएगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने घरों पर रूफटॉप, कितने घरों पर? 14,250। 14,250 कितने रूफटॉप घरों पर सोलर लगाए जाएंगे? 14,250। किस शहर में हेलीपैड? हेलीपैड तो हमने अभी बताया था। कहाँ जा रहे थे हम? सालासर जा रहे थे, हम खाटू श्याम जा रहे थे। कहाँ से जा रहे थे हम? गुड़गांव से जा रहे थे। तो हेलीपैड कहाँ बनाया जाएगा? गुड़गांव में। कौन सा पूरा स्थल पर वार्षिक मेले? वार्षिक मेला तो हम राखीगढ़ी में लगाएंगे जी। ठीक है जी, राखीगढ़ी में वार्षिक मेला लगा देंगे। कौन से मेले का वर्ष 2 बार आयोजन किया जाएगा? 2 बार तो हम सूरजकुंड का मेला लगाएंगे। 38 में सूरजकुंड मेला था, उड़ीसा और एमपी उसके पार्टनर वो थे, स्टेट थे। उसके बाद अरावली जंगल सफारी किस? अरावली जंगल सफारी तो गुड़गांव और नूह में, 10,000 एकड़ जमीन के ऊपर अरावली और नूह, उसमें गुड़गांव और नूह में। फॉरेस्ट रिसर्च, फॉरेस्ट कहाँ? पंचकुला और यमुनानगर में से हो सकता है। पंचकुला ऑप्शन में नहीं है, तो हम वैसे ऑप्शन में हो तो भी पंचकुला नहीं लगाना है, क्या लगाएंगे? तब भी हम यमुनानगर लगाएंगे। राज्य स्तरीय अग्निशमन प्रशिक्षण संस्थान, अच्छा ये हमारा रह गया था, ये हमने उसमें थ्योरी में नहीं पढ़ा था। राज्य स्तरीय अग्निशमन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ खोला जाएगा? कहाँ खोला जाएगा? खेड़ी, मसाणिया, जींद में खोला जाएगा। ग्रामीण लोगों के जीवन शहरी लोगों के बराबर लाने के लिए क्या करा जाएगा? 10,000 से ऊपर वाले जो गांव है वहां पर क्या बनाया जाएगा? महाग्राम महायोजना। महाग्राम महायोजना। ठीक है, यहाँ तक हमारी स्लाइड सारी कंप्लीट हो चुकी है। एक बार मैं चेक कर लूं एक चीज, ये हो गया हमारा, ये भी हो गया है। अब पहले इसको करते हैं, उसके बाद देखेंगे अगला टॉपिक। हरियाणा की झील। झील में से काफी बार एक क्वेश्चन, झील, मंदिर, गुरुद्वारे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन उठते ही उठते हैं, तो आप झील वाले टॉपिक को साथ साथ कंप्लीट करें। हरियाणा की झील, सबसे पहले झील की बात करें, दमदमा झील। दमदमा झील क्या है? हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, कितनी जगह पर फैली हुई है ये दमदमा झील? कितनी जगह पर फैली हुई है ये? 3,000 एकड़ पर ये फैली हुई है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1947 में अंग्रेजों द्वारा किया गया। यानी कि दमदमा झील 3,000 एकड़ पर फैली हुई है। किसने निर्माण करवाया था इसका? अंग्रेजों ने। कब करवाया था? 1947 में। फिर आता है सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील ये गुड़गांव के फरुख नगर में स्थित है। ठीक है,
ये कहाँ पर स्थित है? गुड़गांव के फर्रुखनगर में स्थित है। यह प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं और इस झील के लिए देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। साइबेरियन सार्स पक्षी साइबेरिया रूस से ये आते हैं। ये 4-5 झील तो है ना, तुमने अमृतसर की क्लास में बहुत बार कर रखी होंगी, ठीक है। कुछ ऐसी झील है जो नहीं सुन रखी है। कई बार क्या होता है, PYQ से नहीं क्वेश्चन उठता है, नई जगह से भी क्वेश्चन उठ जाते हैं। दमदमा हो गया, सुल्तानपुर हो गया, भिंडावास हो गया, ये तो अमृतसर सर ने तुम्हें टिप्स पे करवा रखी है, ठीक है। तो इनको जल्दी जल्दी निपटाते हैं। खलीलपुर झील गुड़गांव में स्थित है। ये 3 जो पीछे गई है ना, दमदमा सुल्तानपुर, तीसरी आ गई खलीलपुर, ये भी गुड़गांव में स्थित है। बसई कहाँ है? गुड़गांव में। सोना झील कहाँ है? गुड़गांव में। देखो फटाफट याद करवा देती हूँ। दमा, फिर सुल्तान में दम है, सुल्तान में दम है तो वो बस कर दिखाएगा, ठीक है। और सुल्तान खलील, ऐसे कर सकते हो। सुल्तान खलील में दम है, वो बस कर दिखाएगा सोना के अंदर। कहां पर? सोना के अंदर, सोहना, ठीक है। सुल्तान के अंदर दम है, खलील सुल्तान के अंदर दम है, वो बस कर दिखाएगा सोना के अंदर। और ये सारी की झील कहाँ है? गुड़गांव में। फिर से रिपीट करवाऊं, दमदमा 3000 एकड़ में फैली हुई है, सबसे बड़ी झील है। सुल्तानपुर गुड़गांव में, दमदमा 1947 में बनी, बसई गुड़गांव में है, खलीलपुर गुड़गांव में है, सोना भी कहाँ है? गुड़गांव में, ठीक है। फिर आती है बड़खल। अब फरीदाबाद, वो पिछली किसकी थी? गुड़गांव की थी। फिर से करवाऊं क्या? दमदमा, सुल्तानपुर, बसई, खलीलपुर, सोना में बसकर दिखाएगा। फिर बात करते हैं फरीदाबाद। बड़खल झील फरीदाबाद में स्थित है और 204 एकड़ में फैली हुई है। NH44 के पास स्थित है। इसका सन 1947 में हुआ था। एक चीज मैंने पीछे कुछ और बोल दिया क्या? ठीक है। सूरजकुंड झील, यह भी फरीदाबाद में है और इसका निर्माण सूरजमल तोमर ने करवाया था, ठीक है। धौज झील, सूरजकुंड झील, धौज झील और बड़खल झील, तीनों की तीनों कहाँ है? फरीदाबाद में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मयूर झील फरीदाबाद में स्थित है। अनंगपुर झील फरीदाबाद में स्थित है, ठीक है। कौन सी शताब्दी में बनवाई गई थी? कमेंट बॉक्स में लिख देना। बड़वाली झील, खूनी झील फरीदाबाद में। निहारिका पाली, देखो आपने ये 2 नाम तो बहुत बार याद कर रखे हैं अमृतसर की क्लास में। बड़खल झील, सूरजकुंड झील, बड़खल और सूरजकुंड के कहाँ पर है? फरीदाबाद में। उसके बाद अगली याद करते हैं धौंज झील कहाँ पर है? वो भी कहाँ पर है? फरीदाबाद में। फिर आता है मयूर झील, फिर अनंगपुर झील, बड़वाली खूनी झील, बड़वाली झील, निहारिका झील और पाली झरना, ये सारे के सारे कहाँ पर है? फरीदाबाद में। फिर से याद करवाऊं क्या? बड़खल हो गया, फिर उसके बाद क्या था? धौंज झील हो गया, फिर मयूर झील हो गया, फिर खूनी झील हो गया, फिर निहारिका झील हो गया या पाली झील हो गया, और एक बड़ी झील कौन सी बच गई? सूरजकुंड झील फरीदाबाद में, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट मेवात की पहाड़ियों से, मेवात में कोटला झील, कोटला मेवात, सांगेल, चंदेली, उजीना, सारी की सारी मेवात में। फिर से याद करेंगे क्या 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 है मेवात में। सबसे पहले तो हमने याद कर लिया कोटला, फिर हमने याद कर लिया उजीना झील, फिर क्या कर लिया हमने? सांगेल झील, और फिर क्या याद कर लिया हमने? एक लड़की के नाम पर और था ना, चंदेली। देखो कोटला, क्या क्या आ गया? कोटला झील, उजीना झील, चंदेली झील और सांगेल, ये सारी की सारी कहाँ है? मेवात में। टिक्कर ताल कहाँ पर है? पंचकुला में। बिदक्यार झील कहाँ पर है? कैथल में। सनहित झील कुरुक्षेत्र में है, 7 नदियों का संगम स्थल है। सनहित और सजीत ऐसे याद कर लेना, सजित सनहित, ये दोनों की दोनों कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। अलग सा नाम क्या था? बिदक्यार कहाँ था? कैथल में। और वो कोटला, चंदेली, उजीना और सांगेल, ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? मेवात में, ठीक है। बिदक्यार याद कर लेना, कैथल में, ये कम सुना होगा। डबसिक का है? होडल पलवल के अंदर है। कर्ण झील व चक्रवर्ती झील, यह झील करनाल में, कर्ण और चक्रवर्ती दोनों की दोनों कहाँ है? करनाल में। बुलबुल झील कहाँ पर है? जींद में। बीबीपुर झील का है? कुरुक्षेत्र में। अभी कुरुक्षेत्र में 2 और भी याद करी थी, सनित सरोवर वाली और सजीत सरोवर वाली, ठीक है। फिर क्या आ गया? बीबीपुर झील। तिलियार तो सबको पता है, रोहतक जिले में, ठीक है। ब्लूबर्ड हिसार में। ब्लूबर्ड हिसार, ब्लैकबर्ड हांसी में। चिल्ली झील कहाँ पर है? शेख चिल्ली का मकबरा तो कहाँ बताओगे?
कहाँ बताओगे? कुरुक्षेत्र में। और चिली झील कहाँ बताओगे? फतेहाबाद में। दोनों बातों में फर्क है। शोभा सागर झील, शोभा सागर झील नारनौल, नारनौल कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में। शोभा सागर झील। सुखना, सुखना तो चंडीगढ़ में, सबको ही पता है, सबके सब तुम गए होगे। इसका निर्माण कहाँ हुआ था? 1958 में हुआ था। ठीक है। अनंत सागर, अनंत सागर टोहाना, अनंत सागर टोहाना फतेहाबाद में। फिर एचएसएससी कितनी झील मानती है? एचएसएससी के हिसाब से 5 झील। हरियाणा में कितनी झील है? 5 झील है। आमटी अमृति, आमटी अमृति, आमटी अमृति झील कहाँ पर है? हांसी में। ओटू धनूर झील सिरसा में। डाबर झील सोनीपत में। देहावती मथुरथल सोनीपत में। बसोलन झील पिंजौर में। फिर से याद करें, आमटी अमृति झील कहाँ पर है? हांसी में। ओटू झील कहाँ पर है? ओटू धनूर झील जिसको बोला जाता है सिरसा में। डाबर, डाबर, डाबर आंवला, डाबर झील कहाँ पर है? सोनीपत में। देहावती, देहावती मुरथल सोनीपत में। दोनों की दोनों किसकी है? सोनीपत की है। बसोलम झील पिंजौर में। दोहला झील, घाटा झील, द लोस्ट लेक, मतलब ये खत्म हो चुकी है। ये पहले कहाँ होती थी? गुड़गांव में। दोहला, दोहला, दोहला का मतलब धुल गया, धुल गया मतलब खत्म हो चुकी है। और घाटा, ऐसे याद कर लेना, दोहला धो गया और घाटा लग गया, दोनों के दोनों कहाँ थी? गुड़गांव में थी। NH2 नया नाम बदलकर NH44 पर अब क्या है? डबजी की झील। ठीक है। नेक्स्ट देखें, ब्रह्म सरोवर का पानी की आपूर्ति के लिए निम्न में से किस नहर का निर्माण करवाया गया था? ब्रह्म सरोवर में पानी कहाँ से जाता है? नरवाना ब्रांच नहर से। किस झील पर बसंत ऋतु में फ्लावर शो आयोजित किया जाता है? फ्लावर नहीं है ये, फ्लावर शो आयोजित किया जाता है। कौन सी झील है? बड़खल झील। अब मुझे बता दो, बड़खल झील हमने कहाँ पढ़ी थी? बड़खल झील कहाँ पर पढ़ी थी हमने? फरीदाबाद में पढ़ी थी। किस झील पर राज्य सरकार द्वारा वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर निर्माण किया जाएगा? जो गुड़गांव की 3000 में फैली हुई थी, वो कौन सी थी? दमदमा झील। दमदमा झील पर क्या बनाया जाएगा? वाटर पोलो स्पोर्ट्स, गुड़गांव। इस झील का उल्लेख अलबरूनी की, कौन सी झील का उल्लेख अलबरूनी की पुस्तक में लिखा गया है? किताब उल हिंद में। किसका लिखा गया है? ब्रह्म सरोवर का। हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि, 2 आर्द्र भूमि है हमारे पास। एक तो है क्या है? भिंडावास, और एक क्या है हमारे पास? एक क्या है? सुल्तानपुर। तो बड़े वाली कौन सी है? भिंडावास। कौन सी झील हरियाणा में 1947 में 2 छोटे टीलों को जोड़कर बनाई गई थी? 2 छोटे टीलों पर। सूरजकुंड झील, उसके क्या बोलते हैं, फरीदाबाद में क्या थी? बड़खल झील और सूरजकुंड। तो बड़खल को 2 छोटे टीलों को जोड़कर बनाया गया था। हरियाणा में वह झील निर्माण 1958 में, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एक पढ़ी थी, सुखना झील, लीर काबूशियर की देखरेख में बनाया गया था इस वर्ष 1988। इसको राष्ट्रीय आर्द्र भूमि घोषित किया गया। कब? क्या लिखा है? हरियाणा को इस झील का निर्माण 1958 में ली कार्बूशियर की देखरेख में बनाया गया था। इसे वर्ष 1988 में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि घोषित किया गया। इस झील, यह झील कहाँ स्थित है? यह झील कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़ में। निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी झील का एक वन्य जीव अभ्यारण्य? वन्य जीव कौन सी झील पर है? भिंडावास। ठीक है, खपरवास मत कर देना। 2 आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम कितने? 2 आर्द्र भूमि कौन कौन सी हैं? 2 आर्द्र भूमि, एक सुल्तानपुर वाली होगी, एक भिंडावास वाली होगी। बड़खल झील घिरी हुई है। बड़खल झील किससे घिरी हुई है? अरावली पहाड़ियों से घिरी हुई। निम्नलिखित में से किस झील पर विदेशी पर्यटक अधिक आते हैं? सबसे ज्यादा पर्यटक कहाँ आते हैं? बड़खल झील के ऊपर। उन्नीस में बनाया गया रमणीय सरोवर पर्यटक स्थल क्या है? करण झील। प्रसिद्ध बीबीपुर व नसफगढ़ नामक झील हरियाणा के किस जिले प्राकृतिक क्षेत्र में? मैदानी क्षेत्र में। हरियाणा का पर्यटन स्थल टिक्करताल। टिक्करताल कहाँ है? टिक्करताल मोरनी में। फिर पढ़ते हैं हरियाणा के गुरुद्वारे। हरियाणा के गुरुद्वारे 5 मिनट में खत्म करवा देती हूँ, फिर क्लास को करते हैं खत्म। क्लास कितनी देर की हो गई? 1 घंटा 37 मिनट की हो गई। ठीक है। गुरुद्वारा, गुरुद्वारा मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? अम्बाला में। सिखों के छठे बादशाह हरगोविंद के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जाएगा गुरुद्वारा मंजी साहिब गुरुद्वारा, गुरुद्वारा मंजी साहिब। मंजी, मंजी किसको बोलते हैं? ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोल रही हूँ, अदरवाइज मत लेना इसके ऊपर। किसी भी धर्म, जाति, कास्ट पर मैं कभी भी नहीं जाती हूँ। मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? मंजी साहिब, मंजी घाट साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? अम्बाला। सिखों के छठे बादशाह हरगोविंद के लिए। बादशाही बाग गुरुद्वारा, अब बादशाही बाग गुरुद्वारा भी कहाँ है? अम्बाला में। सिखों के 10वें गुरु के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। गोविंदपुरा, गोविंदपुरा अम्बाला 10वें गुरु के लिए ये सारा कुछ गलत लिख रखा पीपीटी वाले। बादशाही बाग गुरुद्वारा सिखों के 10वें गुरु गोविंदपुरा
अंबाला में 10वें गुरु के लिए प्रसिद्ध। शीशगंज गुरुद्वारा, शीशगंज गुरुद्वारा भी कहाँ, अंबाला। शीशगंज गुरुद्वारा भी कहाँ पर है, अंबाला। मंजी साहिब गुरुद्वारा, बादशाही बाग गुरुद्वारा और शीशगंज गुरुद्वारा, तीनों की तीनों कहाँ पर है, अंबाला में है। लखनौर साहिब गुरुद्वारा, ये भी कहाँ है, अंबाला में। सत्संग साहिब गुरुद्वारा, सत्संग साहिब गुरुद्वारा भी कहाँ है, अंबाला में। गेंद गुरुद्वारा कहाँ है, भानखेड़ी, अंबाला में। ठीक है। नाडा साहिब गुरुद्वारा, यहाँ पर तो सबके सब गए होंगे, पंचकुला में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। धमतान साहिब नरवाना जींद में। बंगला साहिब कहाँ पर है, रोहतक में। लाखन माजरा भी कहाँ पर है, रोहतक में। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नीम साहिब गुरुद्वारा कैथल में है। राजघाट गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र में स्थित है। गुरुद्वारा छठी पातशाही गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र में स्थित है। दमदमा साहिब भी कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। दमदमा झील कहीं और बताई थी, गुड़गांव में दमदमा साहिब। 10वें पातशाही थानेसर कुरुक्षेत्र में गुरु गोविंद के लिए है। जोरा साहिब कुरुक्षेत्र में है 10वें गुरु के लिए। गुरुद्वारा दशमेश नारनौल महेंद्रगढ़ में। वैसे लगता है ना सारे के सारे गुरुद्वारे तो अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कैथल, जींद उसी साइड में है, लेकिन ये देखो नारनौल महेंद्रगढ़ में स्थित है। चीला साहिब गुरुद्वारा ये कहाँ पर स्थित, ठीक है। अभी चीला से एक चिली बोला था मैंने, और एक मैंने झील फतेहाबाद में करवाई थी। ये क्या, चीला साहिब गुरुद्वारा कहाँ, सिरसा में। गोविंद सिंह पर्व यह 10वें गुरु गोविंद सिंह की जन्मदिन पर बनाया जाता है। सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी 28 जुलाई 2014 को बनी थी। टोपी वाला गुरुद्वारा हरियाणा राज्य का एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा है जहां पर गुरु ग्रंथ साहिब तथा रामायण दोनों रखी गई है, दोनों का पाठ किया जाता है। यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण दोनों का पाठ कहाँ किया जाता है, टोपी वाले गुरुद्वारे में किया जाता है। हरियाणा का सबसे ज्यादा गुरुद्वारा किस जिले में, सबसे ज्यादा गुरुद्वारा किस में है, अंबाला में। 150 फीट ऊंचे निशान साहिब की स्थापना किस गुरुद्वारे में की गई थी, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा। कहाँ पर की गई थी, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा हिसार में। कपाल मोचन गुरुद्वारा कहाँ है, यमुना नगर में। टोपियों वाला गुरुद्वारा क्या है, गुरुद्वारा कैथल में स्थित है। अभी थोड़ी देर पहले टोपियों वाले गुरुद्वारे के लिए मैंने क्या बताया था, एक बोला था मैंने टोपी वाला गुरुद्वारा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, टोपियों वाला गुरुद्वारा कैथल में स्थित है। गुरुद्वारा पातशाही दासवीन सुलहर ये कहाँ पर है, सिरसा में। गुरुद्वारा चोरमार साहिब ये भी सिरसा में। गुरुद्वारा चिल्ला साहिब सिरसा में। सिरसा वाले तीनों एक साथ याद कर लो, पातशाही दासवीन, चोरमार और चिल्ला, ठीक है। तीनों के तीनों कहाँ है, सिरसा में। नेक्स्ट देखें, पंजोखरा साहिब अंबाला गुरु हरकिशन साहिब जी से संबंधित है। संगत साहिब अंबाला गुरु हरकिशन साहिब से संबंधित है। गुरुद्वारा नीम साहिब कैथल में। गुरुद्वारा मंझी साहिब कैथल में। गुरुद्वारा गुरु नानक देव कैथल में। स्टील गुरुद्वारा भी कहाँ है, कैथल में। फिर आता है संस्थान व केंद्र। अब यहाँ से एक नंबर जरूर फंसेगा, 2 मिनट में रिवाइज करवा देती हूँ। दूसरा एक्वा पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, सिरसा में, ठीक है। हरियाणा एडवांस कंप्यूटिंग फैसिलिटी कहाँ, पंचकुला में। सैनिक संग्रहालय अभी बजट में भी करवाया था, रेवाड़ी में। जेल ट्रेनिंग अकादमी कहाँ होगी, करनाल में। कैप्टिव सोलर प्लांट कहाँ लगाया जाएगा, अंबाला में। पहला ट्रांसजेंडर मान्यता प्राप्त विद्यालय कहाँ होगा, करनाल में। राष्ट्रीय क्रैच शिशु गृह योजना बनाने वाला हरियाणा पहला राज्य है। ई कुबेर शुरू योजना कहाँ करी गई थी, अंबाला में। फूड टेस्टिंग लैब कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। ड्राइविंग स्कूल छपेड़ा में। क्रिकेट गांव बलियावास कहाँ पर, बालियावास गुड़गांव में है। हरियाणा में आधुनिक खेल स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा, लाडवा कुरुक्षेत्र में। मधुमक्खी पालन नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, हरियाणा। कांचवा स्टेडियम बनाया जाएगा कहाँ पर, करनाल में। कांचवा करनाल याद कर लेना, बजट में भी था। अत्याधुनिक अग्निशमन केंद्र कहाँ है, पानीपत में। पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ बनाया जाएगा, गुड़गांव में। हरियाणा की पहली मदर स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट कहाँ की जाएगी, अंबाला में। ओम प्रकाश चौटाला का स्मृति संग्रहालय, अभी उनकी डेथ हो गई ना, कहाँ बनेगा, सिरसा में। देश की पहली 4.7 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रेल सुरंग कहाँ बनाई जाएगी, गुड़गांव में। राज्य की पहली अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग आर्टिफिशियल क्लाइंबिंग वॉल कहाँ बनाई जाएगी, करनाल में। नया टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनाया जाएगा, टेक्सटाइल पार्क पानीपत में। हड़प्पा संस्कृति संबंधित म्यूजियम कहाँ बनेगा, हड़प्पा, याद रखना हड़प्पा वाला बोला गया, फतेहाबाद में, कहीं फटक से राखी गड़ी लगा दो।
हड़प्पा संस्कृति से संबंधित म्यूजियम, म्यूजियम की बात चल रही है, संस्कृति से संबंधित, राखी गढ़ी मत चेप देना। हरियाणा का सबसे बड़ा रग्बी सेंटर कहाँ बनेगा? नांगल कला सोनीपत में। राज्य की पहली सरकारी टिश्यू कल्चर लैब बनेगी, टिश्यू कल्चर लैब, कांच की बोतल के अंदर लगाए जाएंगे, HAU। NCDS लैब कहाँ बनेगी? अंबाला में। सूरजमुखी का तेल कहाँ निकाला जाएगा? कुरुक्षेत्र में। देश की पहली एयर टैक्सी सर्विस गुड़गांव से होगी। एशिया का सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र कहाँ बनेगा? मानेसर में। बाल भवन कहाँ बनाया जाएगा? बाल भवन चरखी दादरी में बनाया जाएगा। CISC की पहली महिला रिजर्व बटालियन स्थापित होगी मेवात में। अत्याधुनिक राज्य स्तरीय अग्निशमन प्रशिक्षण स्थान कहाँ पर होंगे? खेड़ी, मसानिया जींद। ये अभी बजट में पड़ा था। अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बनाए जाएंगे? मसानिया जींद में। IPL फैन पार्क बनेगा रोहतक में। तीसरा ऑल वेदर स्विमिंग पूल, तीसरा ऑल वेदर, पहला कहाँ बना था? अंबाला में, फिर करनाल में, और अब तीसरा कहाँ बन रहा है? बहादुरगढ़ में। विश्व का सबसे बड़ा स्थायी महामृत्युंजय यंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? मैहर गांव में। पशुओं के लिए सेक्स सॉर्टिंग लेबोरेटरी कहाँ बनाई जाएगी? हिसार में। HSCC का नया भवन कहाँ बनेगा? पंचकुला में। हरियाणा का पहला ग्राफ्टिंग सेंटर कहाँ बनेगा? हिसार में। और स्वर्ण प्रस्थ म्यूजियम कहाँ बनेगा? स्वर्ण प्रस्थ म्यूजियम सोनीपत में। पहला जीव ईंधन ब्रेकिंग प्लांट कहाँ बनेगा? कैथल में। मानव रहित टोल प्लाजा झिंझोली में। और पहला हाई परफॉर्मेंस सेंटर कहाँ बनेगा? बहालगढ़ में। स्वर्ण जगन्नाथ मंदिर कहाँ बनेगा? गुड़गांव में। 21 फसलों को MSP की गारंटी खरीदने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? हरियाणा। स्कूलों में NSQA लागू करने वाला पहला राज्य क्या है? हरियाणा। मॉडल संस्कृति स्कूलों में पहली बार फ्रेंच भाषा 9वीं 10वीं कक्षा में भी स्टार्ट की जाएगी। हरियाणा में तीसरी भाषा के लिए बात की गई थी ना। हरियाणा में लगातार 10 साल काम करने वाले महाअधिवक्ता कौन है? बलदेव महाजन। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत। देश का पहला स्टायरिन प्लांट पानीपत में। सबसे ज्यादा ट्रांसप्लांट हब कहाँ बनेंगे? चंडीगढ़ में। 100% विदेश कंपनी का निवेश कहाँ है? हरियाणा में। शव को चीरा लगाए बिना, मतलब उसको बिना काटे पीटे पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम कहाँ किया जाएगा? PGIMS रोहतक में किया जाएगा। हरियाणा की पहली पुलिस E-लाइब्रेरी का उद्घाटन, पहली पुलिस E-लाइब्रेरी सोनीपत में। और हरियाणा की पहली TB मुक्त पंचायत थाने की सैर कालका खंड में। ठीक है। सैनिक कल्याण विभाग का गठन करने वाला पहला राज्य क्या है? हरियाणा। अथनीकुंड बैराज को पर घाट बनेगा, अथनीकुंड बैराज पर घाट बनेगा यमुनानगर में। देश का पहला G20 स्मारक टोपरा कला यमुनानगर में। पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब गुड़गांव में। और सरसों की पहली हाइब्रिड किस्म RH 2101 विकसित की गई HAU हिसार में। ये देख लो जल्दी जल्दी। बागवानी उत्कृष्ट केंद्र कहाँ? गिगनाओं में। मसाला मंडी सिरसा सोनीपत, सिरसा नहीं है, सिरसा सोनीपत। ऑर्गेनिक मंडी गुड़गांव में। ग्लोबल फूल मंडी गुड़गांव में। सेब मंडी पिंजौर में। अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी पंचकुला में। अमरूद भूना फतेहाबाद। पुष्प मुनीमपुर झज्जर। एकीकृत बागवानी केंद्र सुंदर नारनौल। वर्टिकल फार्मिंग उत्कृष्ट हांसी। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पंचकुला। सरसों उत्कृष्ट केंद्र रेवाड़ी में। प्याज उत्कृष्ट केंद्र पिनगांव नू में। लीची, ये 3 जरूर याद कर लेना, लीची, खजूर और स्ट्रॉबेरी। लीची, खजूर और स्ट्रॉबेरी ये अभी इस बार के बजट में थे। एक्वा पार्क कहाँ बनाया जाएगा? सिरसा और भिवानी में। सब मार्केट कहाँ बनाई जाएगी? सब मार्केट स्थापित कहाँ किया जाएगा? अबूब शहर सिरसा में। ठीक है। क्लास को 2 की स्पीड पर करके फटाफट देख लेना, साथ साथ में याद कर लेना। विश यू ए वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारो एग्जाम। ठीक है। कल भी है और परसों भी। कल वाले बच्चों के लिए भी बेस्ट विशेष और परसों वाले बच्चों के लिए भी बेस्ट विशेष। अच्छा एग्जाम करके आना और एग्जाम करने के बाद पीछे किसी क्लास के ऊपर कमेंट करके जरूर बताना आपको हमारा करवाया हुआ सिलेबस में से कितना समझ आया और कितना तुम अच्छा परफॉर्म कर पाए। ठीक है। चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।